सबसे ताकतवर परिवार की सेरेमनी शुरू होने वाली है, जहां 7 एनहांसमेंट स्क्रोल्स रखे गए हैं और हर बच्चे को सिर्फ 1 ही चुनने की इजाजत है। हर रंग एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। रेड मतलब फायर, ब्लू मतलब वाटर, सिल्वर मतलब मेटल, डार्क मतलब अर्थ, येलो मतलब लाइटनिंग, ब्लैक मतलब शैडो और व्हाइट मतलब लाइट। सारे सिबलिंग्स इस गैदरिंग का यूज अपने अचीवमेंट्स दिखाने के लिए करते हैं। कोई बोलता है उसने इविल स्पिरिट्स को खत्म कर दिया, दूसरा प्राउडली कहता है उसने एक लेजेंडरी एंडेड स्वॉर्ड्समैन को अकेले सील कर दिया, और उनकी साइको सिस्टर तो कैजुअली रिवील करती है कि उसने सिर्फ एक डिवाइन आर्टिफैक्ट चुराने के लिए 54 लोगों का काम तमाम कर दिया, जैसे ये कोई नॉर्मल बात हो। उनका पिता, जो फैमिली का पैट्रियार्क है, हर अचीवमेंट पर खुश होकर सर हिलाता है, मानो ये सब डेली रूटीन हो। वहीं सबसे छोटा भाई चुपचाप खड़ा रहता है, क्योंकि उसे फैमिली का सबसे वीक मेंबर माना जाता है। जैसे ही सेरेमनी शुरू होती है, वो सबसे पहले आगे बढ़कर एक स्क्रोल उठा लेता है, और जैसे ही वो करता है पूरा हॉल फ्रीज हो जाता है। सबके चेहरे पर शॉक, ऐसा जैसे किसी ने सिस्टम ही क्रैश कर दिया हो। उस लड़के ने एक हिडन स्क्रोल उठा लिया था, जो सारे 7 एलिमेंट्स को मिलाकर एक ही पावर बना देता है। पैट्रियार्क को यकीन ही नहीं होता और वो तुरंत पूछने लगता है कि उसे किसने हेल्प किया, लेकिन साइको सिस्टर बस हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है कि ये लड़का सबकी एक्सपेक्टेशंस से कहीं ज्यादा स्ट्रांग बनने वाला है। ये है लार्सन मैटन, और अब उसके पास वो रेयरेस्ट पावर है जो आज तक किसी को नहीं मिली। अब ये समझने के लिए कि उसे वो स्क्रॉल कैसे मिला, हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। वो इसी पावरफुल फैमिली में पैदा हुआ था और उसके पास हमेशा सब कुछ था जो वो चाहता था, लेकिन एक ही चीज थी जो उसे सच में खुश करती थी, लोगों को लव देना। उसने अपनी पूरी जिंदगी अपने मेड्स, सर्वेंट्स और अपने दोस्त को प्यार दिखाने में बिताई, यहाँ तक कि उसने अपनी खुद की माँ को अपने स्पीड से नहला दिया। हाँ, थोड़ा अजीब है, पर उसका तरीका ही ऐसा था। क्या करे। अब असली कहानी तब शुरू होती है जब एक दूसरी दुनिया का असली इंसान इस कैरेक्टर के अंदर जागता है और उसे पता चलता है कि 17 साल की उम्र में उसके अपने भाई उसे मार देंगे, यानी उसके पास सिर्फ 8 साल है अपनी डेस्टिनी बदलने के लिए। एक दिन जब वो अपने कमरे में ट्रेनिंग कर रहा होता है, तभी एक सिस्टम एक्टिवेट होता है और उसे डिवाइन आईज नाम की एबिलिटी मिलती है। अब वो अपने आसपास किसी का भी स्टेटस देख सकता है, और यहीं उसे पता चलता है कि उसकी मेड असल में एक हिडन असैसिन है जो कभी भी उसे मार सकती है, खासकर उसके पिछले बिहेवियर की वजह से। अब ऑब्वियसली वो मरना नहीं चाहता, वो भी ऐसे लूजर की तरह तो बिल्कुल नहीं। अगले दिन वो अपने सर्वेंट के साथ, जिसके पास पॉइजन पावर्स हैं, सीधे ट्रेनिंग ग्राउंड पहुंचता है। टावर का एडमिनिस्ट्रेटर उसे देखकर सोचता है कि ये बस एक नॉर्मल विजिट है, लेकिन जैसे ही लड़का बोलता है कि वो ट्रेनिंग के लिए आया है, उस आदमी के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ये सिर्फ 9 साल का बच्चा है और ऑलरेडी इतने हाई लेवल के मॉन्स्टर्स से लड़ना चाहता है। वैसे भी ये एडमिनिस्ट्रेटर पहले लार्सन का पंचिंग बैग रह चुका था, तो उसे लड़के की सेफ्टी से कोई खास फर्क नहीं पड़ा और वो उसे सीधा टेस्ट एरिया में ले जाता है। जंगल के बीच में कई मॉन्स्टर्स उसे घेर लेते हैं, लेकिन एमसी बिना घबराए अपना कॉम्बैट मैजिक एक्टिवेट करता है और उन मॉन्स्टर्स को आसानी से खत्म कर देता है, जो उसकी उम्र के लिए सपोजिडली बहुत टफ थे। एडमिनिस्ट्रेटर नोआ, जो पहले की इंसल्ट का बदला लेना चाहता था, अब पूरी तरह से शॉक में खड़ा रह जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि इतना छोटा बच्चा इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। तभी बॉस मॉन्स्टर सामने आता है और नोआ को पूरा यकीन हो जाता है कि अब लार्सन का गेम ओवर है, क्योंकि बहुत कम लोग इस बॉस को पार कर पाए हैं। मॉन्स्टर इतनी तेजी से अटैक करता है जैसे कोई स्नाइपर शॉट चला हो, और लार्सन मुश्किल से उस अटैक को डोडज कर पाता है। ये देखकर प्रोटैगोनिस्ट थोड़ा सरप्राइज्ड जरूर हुआ, लेकिन उसके लिए ये कुछ ज्यादा क्रेजी नहीं था। मॉन्स्टर ने उसे ऑफ गार्ड पकड़ने की कोशिश की, पर उसने आराम से खुद को डिफेंड कर लिया, जिससे टावर का बॉस खुद ही हिल गया। तभी लड़का जंप करता है, मॉन्स्टर को पकड़ता है और सिर्फ 1 पंच में उसे टेस्ट एरिया के बाहर उड़ा देता है। ट्रेनिंग ऐसे खत्म होती है जैसे कोई वार्म अप चल रहा हो। सिस्टम तुरंत वार्निंग देता है कि उसका माना पूरी तरह खत्म हो चुका है। वो इतना ड्रेन हो चुका था कि सर्वेंट तक वापस चलते चलते ही उसकी हालत खराब हो गई और वो कोलैप्स हो गया, जैसे बैटरी कंप्लीटली डेड हो गई हो। बाद में घर पे अपने कमरे में वो आराम से चॉकलेट खा रहा होता है, जो उसका मेन माना सोर्स है। हाँ, यहाँ चॉकलेट लिटरली फ्यूल है। तभी उसका बड़ा भाई कार्ल्टन आता है उसे फिर से इंसल्ट करने के लिए और कहता है कि जमीन पर गिरकर कीड़े की तरह क्रॉल करो, लेकिन उसे क्या पता ये वही पुराना वीक लार्सन नहीं है। पहली बार वो अटैक को डॉज कर देता है। कार्ल्टन को यकीन नहीं होता, फिर वो गुस्से में आकर अपने मैजिक सर्कल्स एक्टिवेट करता है। तभी एमसी अपनी टाइम स्लोइंग एबिलिटी यूज करता है, उसके पीछे पहुंचता है और पेट में ऐसा जोरदार पंच मारता है
कि उसके भाई का माना अंदर से एक्सप्लोड हो जाता है। पहली बार कार्ल्टन को पता चलता है कि उसका खून भी रेड है। ये खबर पूरे मैंशन में आग की तरह फैल जाती है और किसी को यकीन नहीं होता कि लार्सन ऐसा कर सकता है। अब उसका स्ट्रॉन्ग बनने का जुनून और भी बढ़ जाता है। अपने 10वें बर्थडे पर वो मैजिक लाइब्रेरी जाता है मनी कंट्रोल सीखने के लिए, जहां उसकी मुलाकात लाइब्रेरियन ईवी से होती है। सिस्टम रिवील करता है कि वो एक वांटेड विच है जो पूरे कैसल को फ्रीज करने की ताकत रखती है और बिना चंट किए मैजिक यूज कर सकती है, जो सिर्फ टॉप लेवल मैजेस ही कर पाते हैं। मैजिक कंट्रोल सीखने के लिए वो एक बेसिक बुक मांगता है, लेकिन पढ़ने पर उसे कुछ भी समझ नहीं आता, जैसे किसी ने एल्जेब्रा को एलियन लैंग्वेज में लिख दिया हो। तब वो अपनी डिवाइन आइज एबिलिटी यूज करता है और धीरे धीरे चीजें समझने लगता है, लेकिन फिर से उसका माना खत्म हो जाता है। मैंशन में चलते हुए उसकी नजर अपनी माँ पर पड़ती है, वही औरत जिसे उसने पूरी जिंदगी खराब तरीके से ट्रीट किया था। इस बार वो रुकता है, बैठता है और अपने दिल की सारी बातें बताने का फैसला करता है। जब वो उसकी आंखों में देखता है तो वो पूरी तरह खाली होती है, जैसे अंदर कुछ बचा ही नहीं हो। फिर भी वो उससे माफी मांगता है, कहता है कि वो अब पहले जैसा इंसान नहीं रहा। उसकी माँ बस चुपचाप सिर झुकाती है और उठकर चली जाती है, ये कहकर कि उसे काम पर वापस जाना है। बाहर निकलते ही वो खुद समझ नहीं पाती कि उसकी आंखों में आंसू क्यों हैं, जबकि आज का दिन तो खुश होने वाला था। आखिरकार पहली बार लार्सन ने उसे मदर कहा था। प्रोटैगोनिस्ट उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो रोज उसे 1 आवर दे और साथ बैठकर चेल्प्स माउंटेन्स की कैरोटीन टी पिए। वो मान जाती है और आगे बढ़ जाती है। ये कोई आम टी नहीं थी, इसमें इतना पोटेंशियल था कि अगर 1 मंथ तक लगातार पी जाए तो ब्लू डॉट जैसी बीमारी भी ठीक हो सकती थी। चाहे वो उसे बिना शादी के पैदा हुआ हो, फिर भी लार्सन ये मानता है कि वो उसकी माँ है, वही इंसान जिसने कभी इस छोटे से शरारती लड़के का साथ नहीं छोड़ा। प्रोटैगोनिस्ट की अपनी माँ के लिए बस एक ही विश थी कि वो हमेशा हेल्दी रहे। जब वो अपनी रेजिडेंस पर पहुंची, लेडी सोसो को यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सब सच है, लेकिन आज जो हो रहा था वो पूरी तरह रियल था। जैसे जैसे 10वें साल की सेरेमोनी पास आ रही थी, उसका बेटा पूरी तरह बदल चुका था, वो भी अच्छे के लिए। लेडी सू को लगने लगा कि शायद उसकी प्रेयर्स आखिरकार सुन ली गई हैं, क्योंकि अब वो रोज अपने बेटे के साथ बैठकर टी पी पाती थी। और भले ही ये वही छोटा बच्चा नहीं था जिसे वो याद करती थी, फिर भी एक माँ होने के नाते वो खुश हुए बिना नहीं रह पाई। तभी एक हल्की सी हवा आई और कैंडल की लौ हिल गई, जैसे ऊपर से कोई जवाब मिला हो। अगली सुबह होते ही लार्सन ने कहा कि उसे हिया से कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। मेड घबरा गई, उसे लगा उसका सीक्रेट खुल गया है और वो सोचने लगी कि शायद यंग मास्टर अब उससे किसी को असैसिनेट करवाना चाहता है। लेकिन जैसे ही वो मेंटली तैयार हुई, उसे बोला गया कि चॉकलेट लेकर आओ, और वो भी नॉर्मल नहीं, क्वांटिटी भी ज्यादा और क्वालिटी भी टॉप लेवल। मेड थोड़ी डिसअपॉइंटेड हो गई क्योंकि ये तो वही यूजुअल डिमांड थी, लेकिन लड़के ने कहा कि एक और चीज भी चाहिए। उसका दिल फिर से थोड़ा होपफुल हुआ, लेकिन इस बार उसे एक खास बेकरी से स्वीट्स लाने को कहा गया और उसका एक्साइटमेंट फिर से डाउन हो गया। पूरे 60 मिनट्स बाद जब सब कुछ आ गया तो प्रोटैगोनिस्ट खुद शॉक्ड रह गया। उसके सामने 100 चॉकलेट बार्स रखी थी, जिनकी टोटल कीमत 20 मिलियन एक के बराबर थी। उसे एहसास हुआ कि रिच होना कितना कन्वीनियंट है। 1 घंटे के अंदर इतना महंगा चॉकलेट, लग्जरी का असली मतलब अब समझ आ रहा था। फिर उसने बिना टाइम वेस्ट किए अपना अनहेल्थी फीस्ट शुरू कर दिया। इस ब्रांड की कुछ हाई क्वालिटी बार्स थीं, जिनकी कीमत 300,000 ग्रैंड थी और कुछ सस्ती भी थीं। हर एक में अलग अलग अमाउंट का माना था। लूडन बेकरी की स्वीट्स में भी माना मौजूद था, यानी दोनों में कोई कॉमन इंग्रेडिएंट जरूर होगा। ये सोचते ही उसने अपने शैडो को बुलाया और ऑर्डर दिया कि लूडन बेकरी का बेकर तुरंत उसके सामने लाया जाए। आधे घंटे के अंदर ही बेकर उसके कमरे में खड़ा था। बेचारा अंदर ही अंदर पैनिक कर रहा था। उसे लगा शायद उसके स्वीट्स में कुछ गड़बड़ निकल आई है। ऊपर से लार्सन के बारे में जो रूमर्स थे कि उसने मार्शल आर्ट्स फैमिली की इकलौती बेटी को पीट दिया था, वो उसके डर को और बढ़ा रहे थे। अब बेकर के दिमाग में लार्सन एक छोटे से डीमन की तरह बन चुका था, जो कभी भी उसे खत्म कर सकता है। डर के मारे वो मन ही मन प्रेयर्स करने लगा। तभी लार्सन ने साइलेंस तोड़ा और सीधे उसके स्वीट्स के बारे में पूछ लिया। उसने डिमांड किया कि हर इंग्रेडिएंट डिटेल में बताया जाए। बेकर डर के मारे घुटनों पर बैठ गया और माफी मांगने लगा, लेकिन लड़के ने साफ किया कि उसे बस रेसिपी जाननी है, कोई पनिशमेंट नहीं देना। कांपते हुए बेकर ने धीरे धीरे इंग्रेडिएंट्स बताने शुरू किए, शुगर, स्टार्च सिरप और 1000 ईयर हर्ब पाउडर। और ये सुनकर लड़का खुद हैरान रह गया कि इतनी सिंपल रेसिपी से इतना पावरफुल स्वीट बन सकता है।
और बस ऐसे ही हमारे हीरो को समझ आ गया कि स्वीट्स और चॉकलेट दोनों में कॉमन इंग्रेडिएंट वही 1000 ईयर हर्ब है। ये जानकर वो काफी खुश हो गया क्योंकि इस हर्ब को खाने से उसे काफी ज्यादा माना मिल सकता था। दूसरी तरफ ट्रेनिंग बिल्डिंग में नोआ इरिटेट हो रहा था क्योंकि लोग बार बार उस छोटे प्रोटैगनिस्ट के बारे में पूछ रहे थे। वो बस इतना ही बता पा रहा था कि लड़के ने सिर्फ अपने मैजिक कॉम्बैट टेक्निक से एक मशरूम मॉन्स्टर को हरा दिया और फिर रिकवरी मैजिक से उसके साइड इफेक्ट्स को ठीक कर लिया। तभी अचानक कोई हॉल में घुसा और उसे रियलिटी में वापस खींच लाया। हीलिंग मेज ने बताया कि सब लोग पागल हो रहे हैं ये सुनकर कि 7th यंग मास्टर ने 6th को हरा दिया। ये सुनते ही नोआ शॉक में आ गया, बल्कि थोड़ा अनॉयड भी हो गया। उसे लगा ये सब प्योर मैडनेस है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि सिर्फ 9 साल का बच्चा सिर्फ एक मैजिक टेक्निक से इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया। हीलिंग मेज ने कहा कि शायद लार्सन 10वें साल की सेरेमनी से पहले अपनी पावर दिखाना चाहता है। जब उसे पता चला कि फाइट पूरी तरह वन साइडेड थी तो नोआ और भी ज्यादा हैरान रह गया। मेजेस नॉर्मली स्लो होते हैं, इसलिए वो मूवमेंट स्पेल्स यूज करते हैं अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए, लेकिन वो स्पेल्स इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं कि एक बच्चे के बस की बात नहीं। नोआ ने समझाया कि अगर कोई सिर्फ मैजिक कॉम्बैट टेक्निक से ही ग्रो करेगा तो एक लिमिट जरूर आएगी। एक पुराने स्टडी के हिसाब से ऐसे बच्चे को एलिमेंटल स्पेल्स सीखने में दिक्कत होगी और वो ग्रैंड एल्डर्स के लेवल तक नहीं पहुंच पाएगा। उसने ये भी कहा कि ये फैसला थोड़ा जल्दबाजी में लिया गया है, लेकिन हीलिंग मेज ने जवाब दिया कि शायद लड़का अभी नाइव है। नोआ बोला कि बात इतनी सिंपल नहीं है, लेकिन उसका कॉलीग हंसते हुए बोला कि वो ज्यादा सोच रहा है। आखिर में दोनों अपकमिंग सेरेमनी का इंतजार करने लगे। उधर हमारा हीरो ऐसे खा रहा था जैसे कोई गोट खुला छोड़ दिया हो, क्योंकि अब वो सीधे 1000 ईयर हर्ब ही खा रहा था। इसमें कैलोरीज जैसी कोई टेंशन नहीं थी क्योंकि उसने पहले ही 10 साल का चॉकलेट खा लिया था। लिटरली उसके शरीर की फैट में सारा मना स्टोर हो चुका था, यानी अब उसे बस अपने कोर से उस फैट को बर्न करना था ताकि एनर्जी मिल सके। अपना माना बढ़ाने से वो अपनी डिवाइन आइज को ज्यादा देर तक एक्टिव रख सकता था, जिससे वो जल्दी जल्दी माना कल्टीवेशन सीख रहा था और तेजी से प्रोग्रेस कर रहा था। पूरे 3 डेज की लगातार मेहनत के बाद आखिरकार उसने पहली बुक खत्म कर ली। तभी सिस्टम ने उसे एक सीक्रेट पेज दिखाया और बताया कि ये महान सेज अल्बर्टो की अरेंजमेंट है। अचानक बुक के पेजेस अपने आप हिलने लगे। ग्रेट सेज अल्बर्टो का नाम पढ़कर प्रोटैगनिस्ट और भी क्यूरियस हो गया। अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, उसे फिर से लाइब्रेरी जाना ही था, चाहे उसे उस आइस विच का सामना क्यों ना करना पड़े। हालांकि दिल से वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि उसे फिर से उस लेडी से इंटरैक्ट करना पड़े, लेकिन नॉलेज के लिए कभी कभी डर को साइड में रखना ही पड़ता है। लेकिन उसे ये बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो कमरे में अकेला नहीं है। उसकी मेड, जो किसी अजीब वजह से उल्टी लटकी हुई थी, चुपचाप उसे देख रही थी। थोड़ी देर बाद स्टारलाइट लाइब्रेरी में जब प्रोटैगनिस्ट लाइब्रेरियन को ढूंढ रहा था तो उसे लगा कि आज ये जगह थोड़ी ज्यादा वार्म है। तभी अचानक एवियन उसके बिल्कुल पीछे आकर खड़ी हो गई। लार्सन ने वो बुक वापस कर दी जिसे उसने सिर्फ 3 डेज में खत्म कर लिया था। अचानक लाइब्रेरियन ने बुक पर से धूल हटाई और वो अपने आप मैजिक से वापस अपनी जगह पर चली गई। ये देखकर लड़के को समझ आ गया कि ये लेडी कोई मजाक नहीं है, क्योंकि वो बिना इनकेंटेशन के मैजिक यूज कर सकती है। फिर लार्सन ने पोलाइटली पूछा कि क्या ग्रेट सेज अल्बर्टो की 77वीं बुक यहाँ है। लाइब्रेरियन ने कहा कि हाँ, वो बुक यहाँ मौजूद है, लेकिन एवियन ने यह भी बताया कि उस बुक को B क्लास में रखा गया है क्योंकि उसमें ज्यादातर बेकार और समझ ना आने वाली बातें लिखी हैं। फिर भी लड़के ने वही बुक मांग ली। तभी अचानक आइस विच की नाक को कुछ स्मेल आया और वो अचानक उस छोटे लड़के को सूंघने लगी। प्रोटैगनिस्ट, जो अंदर से एक ग्रोन आदमी था लेकिन बॉडी 9 साल के बच्चे की थी, पैनिक करने लगा और अजीब अजीब बातें सोचने लगा, जैसे वो किसी खतरनाक प्रेडेटर के सामने खड़ा हो। लेकिन लाइब्रेरियन ने बताया कि उसके शरीर से स्वीट स्मेल आ रही है। तब जाकर लड़के ने राहत की सांस ली और समझ गया कि वो चॉकलेट की स्मेल की बात कर रही है। उसने ऑफर किया कि वो चॉकलेट ले सकती है। पहले तो उसने मना किया, लेकिन जैसे ही उसने हल्का सा इंसिस्ट किया, उसने तुरंत एक्सेप्ट कर लिया। ये देखकर लड़का सोचने लगा कि इतनी पावरफुल आइस विच ऐसा बिहेव कर रही है, कहीं सिस्टम में कोई ग्लिच तो नहीं है। अब बुक लेकर वो वहां से निकलने लगा और सोचने लगा कि अगर वो एवियन की तारीफ करे तो उसका रिएक्शन कैसा होगा। जाते जाते उसने उसे इनवाइट भी कर दिया कि अगर उसे और चॉकलेट चाहिए तो वो उसके मैंशन आ सकती है, वो अपनी मेड को बता देगा। लेकिन अंदर से वो बस यही दुआ कर रहा था कि ये आइस विच उससे जितना दूर रहे उतना अच्छा है। उसी दिन बाद में जब वो बुक का 42% पढ़ चुका था, उसकी हेवनली आई आखिरकार काम करना बंद कर देती है। ये बुक उतनी इंटरेस्टिंग नहीं थी जितनी उसने सोची थी, बल्कि ये तो ऐसा लग रहा था जैसे अल्बर्टो खुद की तारीफ करता जा रहा हो।
बिल्कुल किसी इन्फ्लुएंसर की तरह, और रीडर को बोल रहा हो कि बेसिक्स सीखो और उसके जैसा बनो। कुछ समय बाद हैम्पटन और हायरा हैरान रह गए जब उन्होंने देखा कि ये छोटा सा लड़का सच में वर्कआउट कर रहा है। हैम्पटन को गर्व महसूस हुआ कि उसका मास्टर अब एक्सरसाइज कर रहा है, लाइब्रेरी में पढ़ रहा है, एन नोआ के बिल्डिंग में ट्रेनिंग भी कर रहा है। तभी असासिन हीरा ने नोटिस किया कि ये कोई नॉर्मल रनिंग नहीं है। अचानक उनके पीछे से किसी ने कहा कि यंग मास्टर अपने बॉडी के फैट में ट्रैप्ड माना को अक्यूमुलेट करने की कोशिश कर रहा है। सर्वेंट्स चौंक गए जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, क्योंकि वहां एवियन खड़ी थी, और खासकर हीरा शॉक में थी क्योंकि वो उसकी प्रेजेंस तक महसूस नहीं कर पाई। एवियन यहाँ ऑटम मैंशन विजिट करने आई थी और उसने हैम्पटन से कहा कि वो यंग मास्टर को उसके आने के बारे में ना बताए। छोटा लड़का अब इस बात को लेकर क्यूरियस हो गया कि इतनी हाई लेवल लाइब्रेरियन आखिर यहाँ आई क्यों है। शुरू में उसे लगा कि शायद वो यहाँ यंग मास्टर को टेस्ट करने आई है और उसे और पावर देने वाली है, लेकिन फिर उसे याद आया कि लाइब्रेरियंस को न्यूट्रल रहना पड़ता है। जब एवियन ने उसे ऐसे दौड़ते देखा तो उसने कहा कि ये वही छोटा डिलिंक्वेंट नहीं है जिसके बारे में रूमर्स चलते थे। तभी हीरा को याद आया कि यंग मास्टर ने पहले ही कहा था कि अगर लाइब्रेरियन कभी आए तो उसे चॉकलेट देना। मेड ने हैरानी से कहा कि उसे नहीं पता था कि इतनी बड़ी लाइब्रेरियन को स्वीट टूथ है। हीरा थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी। उसे लगा कि इतनी हाई लेवल मैच को सिंपल चॉकलेट्स देना शायद उसे पसंद ना आए, लेकिन उसके शौक के लिए एवियन ने तुरंत वो चॉकलेट्स एक्सेप्ट कर ली। अब जब शैडो और लाइब्रेरियन दोनों यंग मास्टर की ट्रेनिंग पे फोकस कर रहे थे, मेड को ये सब थोड़ा सस्पिशियस लगने लगा और वो सोचने लगी कि प्रोटैगनिस्ट और इस विच के बीच आखिर चल क्या रहा है। ऐसे ही 3 डेज बीत गए। लार्सन ने आखिरकार अल्बर्टो की 77वीं बुक खत्म कर ली और सिस्टम ने उसे बताया कि उसकी हेवनली आई अब इस नॉलेज को अब्सॉर्ब करेगी। हीरो खुद पर प्राउड फील कर रहा था कि उसने आखिर माना कल्टीवेशन सीख लिया। तभी अचानक उसे तेज दर्द होने लगा। एकदम से वो घुटनों पर गिर गया। उसके शरीर में माना बहुत तेजी से फ्लो करने लगा और अगर वो इस फ्लो को समझ नहीं पाया तो सीधा मौत पक्की थी। यानी एक नई नॉलेज मिलते ही उसे अपनी जान बचाने की लड़ाई लड़नी पड़ रही थी। ये सोचकर भी वो हैरान था कि यहाँ सिर्फ एक बुक पढ़ना भी जानलेवा हो सकता है। फिर भी उसने जल्दी से अपनी हेवनली आई एक्टिवेट की और माना को एनालाइज करने लगा। वो पूरी कंसंट्रेशन के साथ इसे समझने में लग गया। उसी दिन बाद में जो माना कल्टीवेशन टेक्निक उसने सीखी थी वो उसके दिल में पूरी तरह इंग्रेव हो चुकी थी। लेकिन तभी सिस्टम ने उसे बताया कि अब जब उसने ये टेक्निक सीख ली है तो वो हिडन बैक स्टोरी भी देख सकता है। और ऐसे ही एकदम से एक दूसरी दुनिया की बैक स्टोरी उसके सामने खुल गई। अब वो समझ पाएगा कि अनप्रेडिक्टेबिलिटी क्या होती है और साथ ही उस 27 साल की लाइब्रेरियन की कहानी भी जान पाएगा। लेकिन जब उसने देखा कि उसके बायो में लिखा है कि वो चॉकलेट लवर है तो वो खुद कंफ्यूज्ड हो गया। तभी उसे एक पुरानी घटना याद आई जब वो अपने दोस्त के बेटे की बेबी सिटिंग कर रहा था। उस दिन बच्चे ने उसके बैक स्टोरी बुक में स्क्रिबल कर दिया था। तब जाकर उसे समझ आया कि आइस विच चॉकलेट के सामने इतना अजीब बिहेव क्यों करती है। तभी अचानक कुछ अजीब हुआ। एक आवाज आई कि लार्सन चाहे जितना फोकस कर ले कोई फायदा नहीं होगा। अचानक उसके आसपास आग प्रकट हो गई जिससे वो घबरा गया। ये फ्लेम्स जल नहीं रही थी, लेकिन उनके पीछे जो प्रेजेंस थी वो सच में डरावनी थी। उस व्यक्ति के चेहरे पर किलर स्माइल थी और उसके बाल रेड थे। ये कोई और नहीं बल्कि पर्जिया मैटन थी, एक टायरेनिकल और क्रूअल कैरेक्टर जो फायर, अर्थ और वाटर को कंट्रोल कर सकती थी। और उसने हीरो को डायरेक्टली कॉल आउट किया कि वो बस फोकस करने का नाटक कर रहा है। इतनी पावरफुल मैजिशियन की प्रेजेंस ने प्रोटैगनिस्ट को सच में हिलाकर रख दिया। मामला और भी खराब हो गया जब उसकी हेवनली आई ने उसे दिखाया कि पर्जिया को वीक लोग बिल्कुल पसंद नहीं है और वो अपने फ्री टाइम में लोगों को काटना पसंद करती है। हाँ, कैजुअल हॉबी जैसा। वो फिर से उससे पूछती है कि वो कंसंट्रेट करने का नाटक क्यों कर रहा है। हमारा हीरो इंस्टिंक्ट से माफी मांगने ही वाला था, लेकिन तुरंत खुद को रोक लिया क्योंकि हेवनली आई पहले ही बता चुकी थी कि पर्जिया वीक लोगों से नफरत करती है और इस हालत में अपॉलॉजी देना मतलब सीधा सुसाइड। लार्सन को समझ आ गया कि वो किसी अजीब से टेस्ट में फंस चुका है, इसलिए उसने अपनी बड़ी बहन से कहा कि वो सच में कंसंट्रेट कर रहा था। खुद उसे भी अपने वर्ड्स पर पूरा भरोसा नहीं था, लेकिन सिचुएशन संभालने के लिए वही लाइन पकड़ ली और ऊपर से बोल दिया कि उसकी सिस्टर को तो इससे ज्यादा ऑब्जर्वेंट होना चाहिए। पर्सिया ने इसे पूरी बकवास बताया, लेकिन लार्सन फिर भी अपने वर्ड्स पर टिका रहा कि वो प्रेटेंड नहीं कर रहा। फिर उसने स्मार्ट बनते हुए कहा कि उसकी सिस्टर बस ये देखना चाहती थी कि क्या वो डरकर माफी मांगेगा। तभी पर्सिया अचानक हंसने लगती है और वो हंसी ऐसी थी कि समझ ही नहीं आया कि खतरा टल गया या अब शुरू हुआ है। पर्सिया ने कहा कि वो सच में रूमर्स के मुताबिक बदल गया है और ये सुनकर लार्सन खुद सरप्राइज हो गया क्योंकि उसे तो रूमर्स के बारे में पता ही नहीं था। उसने कामली कहा कि वो एक बेटर पर्सन बनना चाहता है। पर्सिया ने ठंडे अंदाज में कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है, लेकिन उसके जवाब ने उसे इंटरेस्टेड कर दिया।
और फिर एक आइडियल बड़ी बहन की तरह उसने उस पर एक जायंट फ्लेमिंग स्नेक छोड़ दिया। पर्शिया ने कहा कि चीजें तब खत्म होती हैं जब इंसान खुद मान ले कि वो खत्म हो चुका है। उस मोमेंट पर हीरो ने कहा कि उसे अपने लिमिट्स पता हैं और वो कभी भी हाउस का हेड नहीं बन पाएगा, लेकिन उसने ये भी कहा कि वो अपने किसी सिबलिंग को पैट्रियार्क बनने में हेल्प कर सकता है। ये सुनकर पर्शिया ने डिटेल में बताने को कहा। तब उसने कहा कि वो एक हिडन एस बन सकता है, छोटा सा लेकिन काम का। पर्शिया को अभी भी डाउट था कि वो किसी काम का है भी या नहीं। तब उसने कामली जवाब दिया कि किसी टूल की वैल्यू बाय पे इस बात पर डिपेंड करती है कि उसे यूज करने वाला कितना कैपेबल है। फिर पर्शिया ने इनडायरेक्टली पूछा कि वो किसके लिए काम करना चाहता है। लार्सन समझ गया कि वो खुद के लिए पूछ रही है, लेकिन उसने स्मार्ट बनते हुए कहा कि अभी वो अपने सिबलिंग्स को ठीक से जानता ही नहीं है ताकि डिसाइड कर सके कि किसे सपोर्ट करना चाहिए, जबकि असल में उसे पता था कि बेस्ट चॉइस अवेलिया है, एंड की सॉर्सरेस। तभी उसने अचानक पर्शिया को बोल दिया कि वो सेकंड सिस्टर से डरती है। ये सुनते ही उसके स्नेक ने हिस करना शुरू कर दिया और उसका डर साफ दिख गया। अचानक उसके आसपास की आग और तेज हो गई और उसे लगा जैसे वो किसी फर्नेस में खड़ा हो। पर्शिया ने कहा कि उसने उसे सिर्फ कुछ मिनट दिए थे क्योंकि वो उसे क्यूट लगा था, लेकिन उसकी बातें अब उसे बेकार लग रही थीं और उसे झूठ बिल्कुल पसंद नहीं। तब लार्सन ने कामली कहा कि उसे पता है कि पर्शिया को ऑनेस्ट और एरोगेंट लोग पसंद है, ना कि वीक और सबमिसिव। और फिर उसने कहा कि वो ऑनर के आगे झुकेगा, पावर के आगे नहीं। ये सुनते ही उसकी बड़ी बहन ने आखिर उसे छोड़ दिया। जाते जाते लार्सन ने कहा कि उसे माफ कर देना चाहिए क्योंकि इस बार उसने उससे पूरी ईमानदारी से बात की थी। रेड हेयर वाली उसकी बहन ने उसे बेवकूफ सा कुछ कहा और जाते जाते उस पर कुछ फेंक दिया। वो चीज सीधे उसके पेट में लगी और उसे ऐसा दर्द हुआ जैसे कोई बॉलिंग बॉल फुल स्पीड में आकर टकराई हो। लेकिन जब उसने देखा तो वो बस एक सिंपल एप्पल था। मजेदार बात यह थी कि उस एप्पल का इम्पैक्ट इतना जबरदस्त था कि उसे एक डिफेंसिव टेक्निक मिल गई जिसका नाम था आयरन विल। जाते जाते पर्शिया ने कैजुअली कहा कि वो एप्पल खा लेना और ये भी बताया कि उसे ये रास्ते में मिला था जैसे कोई रोड साइड स्नैक हो। लेकिन तभी प्रोटैगनिस्ट को समझ आया कि उसके हाथ में जो है वो कोई नॉर्मल एप्पल नहीं है, बल्कि एक कार्डियन है जो एक बेहद रेयर और महंगा मना एलिक्सर होता है, हाई क्वालिटी वाला। उसे इतनी आसानी से इतना रेयर आइटम मिलने की वजह बस इतनी थी कि वो इस हाउस का सबसे छोटा मेंबर था। लार्सन ने फिर खुद की तुलना कसिन सैड से की, जिसे तो एक सिंपल कार्डियन उठाने के लिए भी मोटिवेट करना पड़ता था, और यहाँ उसे ये कैजुअली थ्रो करके मिल गया। बाद में अपने रूम में पर्शिया ये सोचने लगी कि उसका ये 9 साल का स्कैंडल भाई खुद से फर्स्ट सर्कल तक कैसे पहुंच गया। उसे शक होने लगा कि शायद वो इतने सालों से जो डेलिंक्वेंट एक्ट कर रहा था वो सब फेक था। अब उसे साफ दिखने लगा कि वो लड़का कोई फूल नहीं है, बल्कि ऐसे चालाक लोग ही उसे सेकंड सिस्टर के खिलाफ लड़ाई में काम आ सकते हैं। ऊपर से वो लड़का काफी करेजियस भी था और डर के सामने भी अपने इंटेंशंस छुपाना जानता था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, लार्सन का हाउस का नेक्स्ट हेड बनने का कोई चांस नहीं था। पर्शिया, जिसने अभी अभी सिर्फ अपनी उंगली से एक डेस्क तोड़ दिया था, ये समझ गई कि ये लड़का एक यूजफुल एसेट तो है, लेकिन कभी भी उसके पोजीशन के लिए खतरा नहीं बनेगा। इसलिए उसने सैंडो को बुलाया और उसे कहा कि बाकी सिबलिंग्स को लार्सन के पास आने से रोका जाए और उसके बारे में डिलिंक्वेंट वाली रूमर्स फैलती रहे। फिर उसने कैजुअली सोचा कि क्या उसके छोटे भाई ने उसका दिया हुआ गिफ्ट खाया होगा या नहीं। सैंडो को ऑर्डर मिला कि वो उस पर नजर रखे और ये इंश्योर करे कि वो एप्पल खाकर मर ना जाए। सैंडो ने मजाक में कहा कि पर्शिया को शायद वो पसंद आ गया है। इस पर उसने ठंडे अंदाज में कहा कि अगर वो उसकी किलर के तौर पर पकड़ी गई तो उसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, और वैसे भी चीजें ज्यादा इंटरेस्टिंग तब होंगी अगर वो एप्पल खाने से मना कर दे। उसके हिसाब से अगर उसका 9 साल का भाई इतना बेवकूफ निकला कि उसका गिफ्ट रिजेक्ट कर दे तो उसे उसके कुछ लिम्ब्स तोड़ने का पूरा हक होगा। उसी रात जब लार्सन उस फ्रूट को एनालाइज कर रहा था, सिस्टम ने उसे बताया कि अगर उसने ज्यादा खा लिया तो वो मर सकता है और उसे किसी मैजिशियन की मदद लेनी पड़ेगी। प्रॉब्लम ये थी कि उसे ये नहीं पता था कि ज्यादा कितना होता है। अब वो सोच में पड़ गया कि आखिर पर्शिया ने उसे ये एप्पल दिया ही क्यों। क्या वो चाहती है कि वो उसका एहसान माने? लेकिन वो ये भी जानता था कि उसकी बहन थोड़ी अजीब है, तो ये भी पॉसिबल है कि उसने बस क्यूरियोसिटी में उसे ये दे दिया हो और बाद में उसे इस्तेमाल करे जब वो इसे खा ले। भले ही उसे ये नहीं पता था कि उसकी बहन उसके लिए क्या प्लान बना रही है, लेकिन छोटा भाई इतना जरूर समझ गया था कि अगर उसने वो एप्पल खाने से मना किया तो पर्शिया बिना सोचे उसका हाथ या पैर तोड़ देगी। सिस्टम ने उसे बताया कि उसे हेल्प के लिए वाटर, आइस या विंड एलिमेंट मैजिक की जरूरत पड़ेगी। ये सुनते ही उसके दिमाग में एक आइडिया आया। पहला ख्याल था एवियन के पास जाने का,
लेकिन साथ ही उसे ये भी लगा कि उसे मार देने के चांसेस भी कम नहीं है। आखिर वो आसानी से ये कह सकती थी कि उसने एप्पल ज्यादा खा लिया और वो उसे बचा नहीं पाई, यानी पूरा ब्लेम उसी पर डाल सकती थी। सीधा मतलब सबसे डेंजरस सिचुएशन यही थी कि वो लाइब्रेरियन की मर्जी पर हो। फिर भी उसने उसे बुलाने का फैसला किया। उसे पता था कि वो कार्डियन जैसे पावरफुल आइटम को उससे छुपा नहीं सकता, उसकी म्याना तो दूर से ही पकड़ी जाएगी। इसलिए उसने एवियन को अंदर बुलाया और दिमाग में एक नया प्लान सोचने लगा। बैठते ही उसने साफ कहा कि वो इस पावरफुल आइटम को उससे छुपाना नहीं चाहता और उसने एप्पल उसे दिखा दिया। फिर लार्सन ने कहा कि वो उसके साथ डील करना चाहता है क्योंकि इतना कैपेबल नहीं है कि इस एप्पल को अकेले कंज्यूम कर सके, उसे उसकी मदद चाहिए। एवियन ने सीधा जवाब दिया कि वो एक एआई वेरिएंट होने की वजह से न्यूट्रल रहने के लिए बंधी हुई है, इसलिए वो सक्सेशन वॉर में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी की मदद नहीं कर सकती। प्रोटैगनिस्ट ने तुरंत कहा कि उसका रिक्वेस्ट सक्सेशन से रिलेटेड ही नहीं है। उसने कामली कहा कि वो बस एक मेज के तौर पर ग्रो करना चाहता है और मैजिक के विल के साथ जीना चाहता है। ये सुनकर एवियन थोड़ी क्यूरियस हो गई क्योंकि ये वर्ड्स किसी सीरियस मैजिशियन जैसे लग रहे थे। उसे लगा शायद कोई जानबूझकर उसे डिलिंक्वेंट दिखा रहा है ताकि उसे नुकसान पहुंचे। लार्सन ने साफ कहा कि उसे हाउस का नेक्स्ट हेड बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन एवियन को ये बात मानना मुश्किल लग रहा था क्योंकि मैटन फैमिली के बच्चे तो इसी के लिए जीते हैं। तब उसे दोबारा जोर देकर कहना पड़ा कि उसे उसकी मदद सिर्फ अपने लिए चाहिए, ना कि पावर या पोजीशन के लिए। फिर भी एवियन ने कहा कि उसका रोल उसे इंटरफियर करने की इजाजत नहीं देता और उसे मैटन फैमिली के मेजेस से हेल्प लेनी चाहिए। लेकिन लार्सन ने जवाब दिया कि वो सारे मेजेस उसके सिबलिंग्स के अंडर काम करते हैं। आखिर में उसने एक ऐसी बात कही जिसने आइस विच को भी चुप कर दिया। उसने कहा कि उसे अपनी माँ को प्रोटेक्ट करना है। ये सुनते ही एवियन के दिमाग में एक पुरानी याद फ्लैश हुई। एक दिन गार्ड्स एक औरत को टैक्स ना देने पर परेशान कर रहे थे। उसका छोटा बच्चा गुस्से में ऑफिसर का हाथ पकड़कर उसे छोड़ने की कोशिश करता है। सोल्जर इरिटेट हो जाता है और उस बच्चे को सजा देने के लिए अपनी तलवार उठाता है। तभी उसकी माँ बीच में आ जाती है और अपने बच्चे को बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर देती है। हालत और खराब तब होती है जब सोल्जर बस ये कंप्लेन करता है कि उसकी तलवार गंदी हो गई है और वो छोटा बच्चा खून में लथपथ अपनी माँ की डेड बॉडी के पास रोता रह जाता है। ये देखकर आसपास खड़े लोग धीरे धीरे आपस में बात करने लगते हैं कि इस इलाके के अथॉरिटीज कितने क्रूअल और अब्यूसिव हैं। लेकिन उस भीड़ में सिर्फ एक ही इंसान था जिसने एक्शन लिया। आइस विच अकेले ही उस टायरेंट और उसके आर्म सोल्जर्स के सामने खड़ी हो गई। जैसे ही वो राजा अटैक करने आया, उसने तुरंत अपनी आइस मैजिक इस्तेमाल की और उन्हें वही मर्सी दिखाई जिसके वो सच में हकदार थे। अब एक तरफ था मैटन फैमिली का सबसे छोटा बच्चा जिसे पूरी जिंदगी ऑब्जर्व किया गया था और दूसरी तरफ उसकी माँ, एक मेड जिसे फैमिली ने प्रैक्टिकली इग्नोर कर दिया था। एवियन अब पूरी तरह श्योर हो चुकी थी कि प्रोटैगनिस्ट ने इतने सालों तक डेलिंक्वेंट बनने का नाटक सिर्फ खुद को बचाने के लिए किया था और वो सच में अपनी माँ को प्रोटेक्ट करना चाहता है। लेकिन ये इतना आसान नहीं था क्योंकि उसके कुछ सिबलिंग्स पागलपन की हद तक स्ट्रांग थे और वो खुद बस सबसे छोटा, ऊपर से एडल्ट्री का रिजल्ट यानी ओअर्न्स उसके खिलाफ ही थे। फिर भी एवियन ने ये माना कि भले उसका सपना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो, लेकिन उसे सपना देखने का पूरा हक है। उसके हिसाब से ड्रीम को चेस करना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना उसे अचीव करना। और आखिरकार उसने डिसाइड कर लिया कि वो उसकी मदद करेगी। उसने साफ कहा कि वो चॉकलेट्स की वजह से उसकी हेल्प नहीं कर रही। ये सुनते ही हमारा हीरो अंदर से खुश हो गया, जैसे जैकपॉट लग गया हो। अब प्लान तैयार था। एवियन ने समझाया कि जब वो फ्रूट खाएगा तो वो उसके बॉडी से निकलने वाली एनर्जी को फ्रीज कर देगी और फिर धीरे धीरे मेल्ट करके उसे वापस एब्जॉर्ब करवाएगी। लेकिन उसने वार्निंग भी दी कि इस प्रोसेस में उसका शरीर फ्रीज भी हो सकता है। बेस्ट केस में ये प्रोसेस कुछ मंथ्स लेगा और वर्स्ट केस वो वहीं मर सकता है। ये सुनकर लार्सन ने सीधा कहा कि ये सब इतना कैजुअली मत बताओ, कम से कम थोड़ा ड्रामेटिक पॉज तो दो। एवियन, जो एक केपेबल आइस मेज थी, उसने प्रॉमिस किया कि वो उसे जिंदा रखने की पूरी कोशिश करेगी। एक पल के लिए लार्सन ने सोचा कि क्या उसे ये फ्रूट अभी के लिए छोड़ देना चाहिए, लेकिन फिर उसने रियलाइज किया कि अभी उसके पास सरवाइव करने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। आखिर में उसने इसे एक गैम्बल मान लिया जिसमें फेलियर का चांस कम है और लाइब्रेरियन को आगे बढ़ने को कहा। तभी एवियन ने कैजुअली कहा कि चूंकि वो उसकी सर्विस ले रहा है तो उसे पेमेंट भी करनी होगी और बड़ी सिंप्लिसिटी से उसने 24 चॉकलेट बार्स मांग लिए। कुछ ही देर बाद ये खबर उसकी बड़ी बहन पर्शिया तक पहुंच गई कि उसने एप्पल खा लिया है, वो भी लाइब्रेरियन की मदद से। पर्शिया ने तुरंत समझ लिया कि बात एवियन की हो रही है और उसने हैरानी से कहा कि आखिर लार्सन ने उसका दिल कैसे जीत लिया।
मास्क्ड मेडन एवियन की डिटेक्शन मैजिक की वजह से पास तक नहीं आ पाई, इसलिए उसे पता ही नहीं चल पाया कि अंदर क्या यह हुआ। ये पूरा सिचुएशन पर्जिया के लिए काफी अनएक्सपेक्टेड था। उसने समझाया कि कार्डियन इतना पावरफुल है कि सिर्फ एवियन जैसी स्ट्रॉन्ग मेज ही इस प्रोसेस को सक्सेसफुल बना सकती है, जिसे लार्सन शायद पहले से लार्वियन के नाम से जानता होगा। जब सैंडो ने बताया कि लड़के ने पूरा फ्रूट खा लिया है, तो उसने ये भी कहा कि कुछ ऐसा हुआ जिसने खुद आइस मेज को भी शॉक कर दिया। उसने बताया कि लड़के की वाइटल्स पूरी तरह स्टेबल हैं, जबकि वो बहुत तेजी से माना अब्सॉर्ब कर रहा है। पर्जिया को इसमें कुछ खास सरप्राइजिंग नहीं लगा, क्योंकि आखिर वो अभी भी मैटन फैमिली का मेंबर था। पर्जिया ने कहा कि नॉर्मली ये प्रोसेस करीब 3 इयर्स लेता है और उसने सोचा था कि लार्सन इसे 1 ईयर में कर लेगा। लेकिन उसकी असली हैरानी तब हुई जब सैंडो ने बताया कि जिस स्पीड से वो मना एब्जॉर्ब कर रहा है, वो ये प्रोसेस सिर्फ 3 वीक्स में पूरा कर सकता है। दूसरी तरफ ऑटम मैंशन में प्रोटैगनिस्ट अपने बेड पर पड़ा हुआ पसीने से भीग रहा था, क्योंकि उसका शरीर लिटरली उबल रहा था। सुबह होते होते कई घंटों तक दौड़ने के बाद भी उसे थकान का नाम नहीं था। तभी रूस्टर की आवाज आई और उसे एहसास हुआ कि वो बिल्कुल टायर्ड नहीं है। अब उसके अंदर इतनी एनर्जी थी कि उसे लग रहा था उसका दिल माना के प्रेशर से एक्सप्लोड हो जाएगा। इसलिए उसने अपने शैडो से कहा कि उसे वाटरफॉल गार्डन ले चले। वहां पहुंचकर उसने क्लाइंबिंग शुरू कर दी। वाटरफॉल पर चढ़ना सिंपल जॉगिंग से कहीं ज्यादा मुश्किल था, लेकिन उसने हैम्पटन को ऑर्डर दिया कि उसे अराउंड 10 किलोग्राम के वेट्स ला कर दे। उसकी इस क्रेजी ट्रेनिंग की वजह से उसकी आयरन विल अपग्रेड होकर एडवांस्ड आयरन विल बन गई, जिससे उसे एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिला। साथ ही उसकी माना यूटिलाइजेशन भी इवॉल्व होकर प्रोफिशिएंट माना यूटिलाइजेशन बन गई, जिससे उसका शरीर बेहद हल्का महसूस होने लगा। उसी मोमेंट उसने वेट बढ़ाकर 20 केडी कर दिया। 7 दिनों बाद वो 30 किलोग्राम तक पहुंच गया और उसके अगले हफ्ते उसने 50 किलोग्राम तक वेट बढ़ाने को कहा। यह देखकर उसका सर्वेंट थोड़ा वरीड हो गया कि कहीं वो ओवरडू तो नहीं कर रहा, लेकिन लार्सन ने कॉन्फिडेंटली कहा कि सब कंट्रोल में है। सच में नींद कम होने के बावजूद वो एनर्जी से भरा हुआ था, जैसे बैटरी फुल चार्ज हो। साफ था कि उसने एप्पल का पूरा मना एब्जॉर्ब कर लिया है। सैंडो ने पर्शिया को बताया कि उसके छोटे भाई का बॉडी कुछ अलग ही लेवल का है। पर्शिया को यह जानकर इंटरेस्ट हुआ कि वो रोज मैजिक कॉम्बैट टेक्निक्स के साथ वाटरफॉल क्लाइंब कर रहा है। आमतौर पर ये टेक्निक्स शुरू में जल्दी ग्रो करती हैं, लेकिन जल्द ही लिमिट पर पहुंच जाती हैं। इसलिए उसे लगा कि शायद लार्सन उसके काम आ सकता है, लेकिन उसे ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं था कि वो 50 केजी वेट लेकर 30 मीटर्स की हाइट 5 मिनट से कम में चढ़ जाएगा। ये सुनकर वो हंस पड़ी और सैंडो से पूछा कि उसके भाई की लाइफ स्पैन कितनी बची है। मास्क पहने हुए सर्वेंट ने बताया कि अगर कुछ नहीं किया गया तो लार्सन 3 मंथ्स के अंदर मर सकता है, क्योंकि उसका शरीर माना से ओवरफ्लो हो रहा है और कभी भी अंदर से फट सकता है। सैंडो ने सजेस्ट किया कि पर्जिया को उसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन पर्जिया चाहती थी कि वो खुद रास्ता ढूंढे। जैसे ही उसे लगेगा कि वो मरने के करीब है, वो खुद एक्शन लेगी और साथ ही ये भी समझेगी कि आखिर उसने आइस मेज का दिल कैसे जीत लिया। दूसरी तरफ हेयर कट बदलने के बाद लार्सन खुद नोटिस कर रहा था कि वो कितना बदल चुका है। उसी दोपहर जब टी सर्व हुई, सुसु ने कहा कि उसका बेटा काफी पतला हो गया है। वो ऑब्वियसली वरीड थी, लेकिन लार्सन ने उसे मुस्कुराकर एश्योर किया कि वो पूरी तरह हेल्थी है। माँ ने फिर मेड की टी बनाने की तारीफ की, जिससे वो थोड़ी शार्मेट हुए खुश हो गई और धीरे से कॉम्प्लीमेंट वापस कर दिया। लार्सन ये देखकर खुश था कि हीरा उसकी माँ के साथ सरप्राइजिंगली अच्छा बिहेव कर रही है। ऊपर से गुड न्यूज़ ये थी कि उसकी माँ के सीने पर जो ब्लू स्पॉट था वो लगभग गायब हो चुका था। उसी रात बेड पर लेटे लेटे मना फार्म करते हुए प्रोटैगनिस्ट सोचने लगा कि अब सिर्फ 4 डेज बचे हैं दिसंबर 24 आने में, जो इस दुनिया में बर्थ ऑफ द स्टार से एक दिन पहले होता है। इस दुनिया की कहानी एम्परर हाइपरटन से शुरू होती है, जिसने सारी रेसेस को एकजुट करके एम्पायर बनाया था। इसलिए दिसंबर 24 बेसिकली उसका बर्थडे था। लेकिन ऑनेस्टली प्रोटैगनिस्ट को इन पुरानी कहानियों से कोई खास मतलब नहीं था, क्योंकि उससे भी बड़ा इवेंट होने वाला था। अगर सब सही रहा तो लूडिया, जो फायर ट्राइब से है और जिसे मैजिशियंस की नेचुरल एनिमी माना जाता है, जिसे क्रिम्सन बटर और 1 आर्मर्ड सर्सर्स के नाम से भी जाना जाता है, वो अटैक करेगी। लूडिया खुद भी काफी मुश्किल हालत में थी और उसे वेस्टगेट से एग्जाइल कर दिया जाएगा। प्रोटैगनिस्ट को याद था कि वो थर्ड सिस्टर से मिलेगी, और क्योंकि उसका सामना पर्शिया से होगा, ये ऑलमोस्ट कंफर्म था कि वो अपना एक हाथ खो देगी। इसी वजह से बाद में वो मेटान हाउस से बदला लेने की कसम खाएगी और नॉवेल के प्रोटैगनिस्ट के साथ अलायंस बनाएगी। 1 आर्म्ड सॉर्सरेस के पास अपनी ट्राइब की खास पावर थी और फ्यूचर में कसिन उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करके उसके साथ लड़ेगा। ये सब सोचकर लार्सन के दिमाग में आया कि अगर समहाउ लूडिया वही होली ग्रेल ऑफ फायर उसे दे दे,
जो ओरिजिनली कसन सैड को मिलने वाला था, तो कितना फायदा हो सकता है। लेकिन तभी उसकी हेवनली आई ने कुछ अजीब रिवील किया। पर्शिया का शैडो उसके कमरे में छुपा हुआ था। ये देखकर वो थोड़ा इंट्रीग्ड हुआ, लेकिन उसने सोचा कि बेस्ट यही है कि उसे इग्नोर किया जाए, इसलिए उसने हेवनली आई बंद करने की सोची। लेकिन सिस्टम ने वार्निंग दी कि अगर उसने इसे फोर्सफुली बंद किया तो उसका माना फ्लो डिस्टर्ब हो सकता है, जो खतरनाक होगा। तब उसने एक सिंपल लेकिन जीनियस प्लान बनाया, सोने का नाटक करना। लेकिन ट्विस्ट ये था कि इससे सैंडो और भी क्यूरियस हो गई, क्योंकि उसे लगा कि वो सोते सोते माना कल्टीवेट कर रहा है। माना फार्मिंग कोई सिंपल काम नहीं था, इसमें पूरी कंसंट्रेशन चाहिए होती है, और यहाँ ये 9 साल का बच्चा इसे नींद में कर रहा था। सैंडो को समझ नहीं आ रहा था कि इस अनयूजुअल सिचुएशन को कैसे रिपोर्ट करे। आखिर उसने बस एक बेसिक कल्टीवेशन टेक्निक वाली बुक पढ़ी थी, जो नॉर्मली कुछ खास नहीं होती। शैडो ने खुद वो बुक चेक की और पाया कि उसमें पैसिव मैना कल्टीवेशन जैसी कोई चीज नहीं थी। आइस मेज की मदद से एप्पल खाने के बाद उसके शरीर में काफी बदलाव आ चुके थे, और अब वो अपने दिल में माना स्टोर कर रहा था। सबसे अजीब बात यह थी कि इतने सब के बाद भी उसे कोई हार्ट प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। उसका माना धीरे धीरे स्टेबल भी हो रहा था, जबकि वो अभी तक सेकंड सर्कल तक नहीं पहुंचा था, और ना ही उसने कोई फिजिकल एनहांसमेंट स्पेल यूज किया था। सैंडो ने कंक्लूड किया कि उस 9 साल के बच्चे का हार्ट कुछ अलग ही लेवल का है, ऑलमोस्ट मॉन्स्ट्रस, और उसने डिसाइड किया कि ये सारी बातें अगले दिन रिपोर्ट की जाएंगी। अब जब स्पाई कमरे से जा चुकी थी, प्रोटैगनिस्ट ने आखिरकार अपनी आंखें खोल दी। देखते ही देखते दिसंबर 24 की रात आ गई। ऑटम मैंशन में सब लोग उस बड़े चमकते हुए ट्री के आसपास जमा थे। तभी यंग मास्टर ने मेड और शैडो को अपने साथ चलने को कहा। हैम्पटन थोड़ा क्यूरियस था कि आखिर वो जा कहां रहे हैं, और शौक तब लगा जब लार्सन उन्हें आउटर वेस्ट गेट की तरफ ले जाने लगा। मैटन फैमिली के वेस्ट में कुल 4 गेट्स थे, और वो सबसे आउटर वाले की तरफ जा रहा था। उसी रात लूडिया यानी क्रिम्सन बुचर और सभी मेजेस की दुश्मन वहां आने वाली थी, और लार्सन उससे मिलने के लिए ऑलमोस्ट डेस्परेट था। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि गेट पर ऑलरेडी फाइट शुरू हो चुकी है। जब उसने एक छोटी लड़की को फ्लेम्स के साथ रैम्पेज करते देखा तो उसे अफसोस हुआ कि वो पहले क्यों नहीं आया। सर्वेंट्स अभी भी कंफ्यूज थे कि ये सब हो क्या रहा है। हैम्पटन, जो ढेर सारा पैरालाइजिंग पॉइजन लेकर आया था, उसने पूछा कि क्या वो 6th यंग मास्टर के रेसिडेंस जा रहे हैं, लेकिन लार्सन ने साफ मना कर दिया। जब हैम्पटन ने पूछा कि क्या वो अपसेट है, तो छोटा लड़का थोड़ा घबरा गया और कुछ सही जवाब ही नहीं दे पाया। उधर गेट पर लूडिया पूरी तरह अनकंट्रोलेबल थी। हेवनली आई ने उसे सिंपल माइंडेड बताया, और ये सुनकर प्रोटैगनिस्ट को फिर से रिग्रेट हुआ कि उसने ये कहानी लिखी ही क्यों थी। फिर भी उसे यकीन था कि वो पॉइजन के लिए वल्नरेबल होगी, इसलिए उसने हैम्पटन को सिग्नल दिया। प्लान सिंपल था, पॉइजन यूज करके उसे पैरालाइज करना। हैम्पटन ने तुरंत अपना पॉइजन फेंका और कुछ ही पलों में वो पाउडर फैल गया। लूडिया धीरे धीरे रुक गई, पैरालाइज्ड हो गई और फिर बेहोश होकर गिर पड़ी। लार्सन तुरंत सिचुएशन संभालने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तभी किसी ने उसे रोक लिया। गेट का गार्ड मेज उसे इंट्रूडर समझ बैठा और उसका नाम पूछने लगा। लार्सन ने इरिटेट होकर उसे डांटा और कहा कि वो अंदर से ही आया है। वो नॉर्मली पोलाइट रहना चाहता था, लेकिन इस बार उसने साफ कह दिया कि इतने गार्ड्स मिलकर भी उस छोटी लड़की को संभाल नहीं पाए। हालांकि सच तो ये था कि लड़की ही उनके लेवल से ऊपर थी। फिर भी उसने डिसाइड किया कि वो उसे अंदर ले जाएगा, लेकिन गेटकीपर फर्मी ने मना कर दिया और फिर से उसका नाम पूछा। इस बार हैम्पटन बीच में आया और उसने उसे मैटन फैमिली का मेंबर और मैजिक पार्ट का ग्रैंड वॉकर बता दिया। केओस मीनिंग तुरंत उसे रोकना चाहता था, क्योंकि हैम्पटन कुछ ज्यादा ही तारीफ करने लगा था। तो लार्सन ने खुद आगे बढ़कर कहा कि वो लार्सन मार्टिन है। ये सुनकर गार्ड को बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। उसने तो उल्टा कह दिया कि लार्सन मार्टिन इतना हैंडसम नहीं हो सकता। ये सुनकर उसे समझ ही नहीं आया कि इंसल्ट समझे या कॉम्प्लीमेंट। फिर उसने गार्ड से उनके नाम पूछे और कामली कहा कि कोई भी इतना बेवकूफ नहीं होगा कि पेट्रियार्क के सबसे छोटे बेटे का इम्पर्सनेशन करे। उसने खुद ही अपने बारे में रूमर्स का मजाक उड़ाते हुए कहा कि लोग उसे अगली डिलिंक्वेंट कहते हैं, और वैसे भी कोई भी समझदार इंसान उसकी एक्टिंग क्यों करेगा। ये सुनकर उसका शैडो भी हैरान रह गया। आखिर में उसने गार्ड से कहा कि इन फैमिली से कंफर्म कर लो उसकी आइडेंटिटी, लेकिन साथ ही वार्निंग भी दे दी कि अगर वो सच में 7th सन निकला तो उन्हें अपनी एरोगेंस का रिग्रेट होगा। ये सुनते ही गार्ड डर गया और तुरंत माफी मांग ली। लेकिन जब उससे पूछा गया कि वो उस लड़की को अंदर क्यों ले जाना चाहता है, तो लार्सन थोड़ी मुश्किल में पड़ गया और फिर उस 9 साल के शरीर में छुपे ग्रोन आदमी ने कैजुअली जवाब दिया कि उसे वो लड़की क्यूट लगी। मेड ये सब बड़े ध्यान से देख रही थी, जैसे कोई इंटरेस्टिंग मूवी चल रही हो। थोड़ी देर बाद वो छोटी फायर यूजर लड़की, जो अभी भी बेहोश थी, जमीन पर बंधी हुई पड़ी थी।
हैम्पटन, हीरा और लार्सन सब उसके जागने का इंतजार कर रहे थे। तभी सिस्टम ने अचानक प्रोटैगोनिस्ट को बताया कि कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ है। ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया खुद उसकी कहानी में किए गए बदलाव को नोटिस कर रही हो। उसी समय लुडिया ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसका मुंह बंद था, इसलिए वो कुछ बोल नहीं पा रही थी, लेकिन उसकी आंखों और एक्सप्रेशन से साफ था कि वो अंदर ही अंदर उसे खूब गालियां दे रही है। सिस्टम ने उसे सिंपल माइंडेड बताया था, तो हीरो ने सोचा कि इससे सिंपल तरीके से ही डील करना बेहतर होगा। लार्सन ने बिना घुमाए फिराए सीधा ऑफर दे दिया कि वो उसके बीमार पिता की मदद कर सकता है। उसने कहा कि उसकी अपनी माँ भी बीमार थी, इसलिए वो उसका दर्द समझ सकता है, और उसके कपड़ों से उसने पहचान लिया कि वो फायर ट्राइब की मेज है। फिर उसने बताया कि उसके इलाके में कोई एपिडेमिक फैला हुआ है। ये सुनकर उसका शैडो उसकी नॉलेज से इम्प्रेस हो गया। वहीं दूसरी तरफ लड़की चुपचाप उसे देखती रही। फिर अचानक वो शॉक्ड हो गई जब उसने सुना कि उसके सामने खड़ा ये लड़का उस बीमारी का इलाज जानता है। लार्सन ने आगे कहा कि शायद वो उसके घर पर अटैक करने आई थी, क्योंकि उसे लगा कि मार्टिन फैमिली के पास उसका इलाज होगा। फिर उसने उससे कहा कि अगर वो सही समझा है तो अपना सिर हिलाकर कंफर्म करे। लड़की ने तुरंत सिर हिलाया। इसके बाद उसने असैसिन को कहा कि उसका मुंह खोल दिया जाए। जैसे ही वो फ्री हुई, लुडिया ने सीधा पूछा कि क्या वो सच में उसकी मदद करना चाहता है। उसकी कैजुअल टोन देखकर लार्सन को कासेंड याद आ गया, लेकिन उसने हाँ में जवाब दिया। फिर भी लुडिया को यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि उसके हिसाब से नोबल्स सिर्फ अपने फायदे के लिए ही मदद करते हैं। उसने कहा कि उसके पास कुछ वैल्यूबल है जो वो इलाज के बदले दे सकती है। ये सुनते ही प्रोटैगनिस्ट की आंखें चमक उठीं, क्योंकि उसने तुरंत पहचान लिया कि वो आइटम होली ग्रेल ऑफ फायर, वही रेयर चीज जो ओरिजिनल स्टोरी में मेन कैरेक्टर को मिलती है। उसने बिना डिले किए प्रॉमिस किया कि वो उसके पिता को ठीक कर देगा, और ये सुनकर लड़की खुशी से भर गई। लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि इसका कॉस्ट ज्यादा होगा, वो उदास हो गई और पूछने लगी कि कितना देना पड़ेगा। लार्सन ने कैजुअली कहा कि ये तो इलाज के बाद ही पता चलेगा, और बस ऐसे ही उसने बड़ी आसानी से उस वैल्यूबल आइटम का डील कर लिया उसके पिता की जान के बदले। अब उसकी बारी थी अपना वादा पूरा करने की। लार्सन ने अपने शैडो को इंस्ट्रक्शंस दिए कि 1000 ईयर हर्ब को सिल्वर सी वाटर में उबालकर पूरे इलाके में फैलाया जाए ताकि क्योर तैयार हो सके। हैम्पटन ये सुनकर क्यूरियस हो गया और पूछ बैठा कि ये काम कैसे करेगा। तब लार्सन ने हल्की सी एटीट्यूड वाली टोन में कहा कि एक शैडो को अपने मास्टर पर शक नहीं करना चाहिए। ये सुनकर डार्क स्किन्ड लड़का पूरी तरह इम्प्रेस्ड हो गया, और उसने प्रॉमिस किया कि वो अपने मास्टर के आदेश को परफेक्टली पूरा करेगा, उसकी पावरफुल ऑरा से लिटरली दंग रहकर। प्रोटैगनिस्ट को जल्दी ही समझ आ गया कि हीरा उससे पूछना चाहती है कि उसे ये प्रिस्क्रिप्शन कैसे पता है। हीरा ने साफ कहा कि ये सब कॉमन सेंस से बाहर है। लार्सन ने बस इतना जवाब दिया, मैं मैटन हूँ, जैसे ये एक्सप्लेनेशन काफी हो। और स्ट्रेंजली मेड ने उसे धन्यवाद भी दे दिया उसकी ऑनेस्टी के लिए। उसे अचानक ऐसा फील हुआ जैसे वो किसी छोटे पैट्रियार्क के सामने खड़ी हो। जब हीरो ने कहा कि अब वो लुडिया को फ्री करने वाला है, तो छोटी लड़की पूरी तरह शॉक्ड रह गई। जैसे ही उसे आजादी मिलने वाली थी, उसने तुरंत हॉस्टाइल बिहेवियर दिखाया। उसने कभी अपना नाम बताया ही नहीं था, और जब लार्सन ने उसका नाम ले लिया तो उससे समझ आ गया कि उससे गलती हो गई है। लड़की गुस्से में आ गई क्योंकि उसने किसी को अपना नाम नहीं बताया था। अब सिचुएशन थोड़ी ऑकवर्ड हो गई थी। फिर भी लार्सन काम रहा और उसने पूछा कि क्या सच में उसका नाम जानना इतना अजीब है। जब उसने हाँ कहा तो उसने अगला सवाल किया कि क्या ये भी अजीब नहीं है कि वो इतने महंगे हर्ब का इस्तेमाल करके उसकी मदद कर रहा है। लड़की ने कहा कि ये तो और भी वियर्ड है कि वो उसे अपने फैमिली का सीक्रेट बता रहा है, और वो भी बिना किसी बेनिफिट के। मतलब सीधी बात, वो उसी इंसान पर शक कर रही थी जो उसकी मदद करने आया था। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि वो उसी हाथ को काट रही है जो उसकी मदद कर रहा है, उसने धीरे से माफी मांगी। लेकिन हीरो ने जानबूझकर कहा कि उसे सुनाई नहीं दिया, थोड़ा जोर से बोलो, और फिर थोड़ा पास आकर बोला कि रिपीट करो। बेचारी को तीसरी बार सॉरी बोलना पड़ा। अब लार्सन सैटिस्फाइड था। उसने कामली कहा कि अभी के लिए उसे उसके साथ ही रहना होगा, क्योंकि वो उसे ऐसे ही वापस नहीं भेज सकता, खासकर जब उसने गेट कीपर्स पर अटैक किया है। लुडिया ने बताया कि जब उसने गार्ड्स को अपनी स्टोरी बताई तो उन्होंने उसे गंदा कहकर अंदर आने से मना कर दिया। हंसते हुए बोले कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता अगर उसका पिता मर जाए, मैटन फैमिली को कोई रीजन नहीं है इंटरवीन करने का। यह सुनकर उसका गुस्सा पूरी तरह जस्टिफाइड लग रहा था। आखिर में उन गार्ड्स ने इनडायरेक्टली कह दिया था कि जिस पिता से वो इतना प्यार करती है उसे मर जाने दो। ये सुनकर हीरो ने मेज को कहा
कि लड़की को खोल दिया जाए। अब जाकर लूडिया ने सोचा कि वो उस इंसान के बारे में पूछे जो उसकी मदद कर रहा है। तब लार्सन ने अपना नाम बताया। ये नाम उसे थोड़ा फेमिलियर लगा और कुछ सेकंड बाद उसे याद आ गया, यही वो इनफेमस डिलिंक्वेंट था। ये सुनकर सर्वेंट्स भी शॉक में आ गए। लूडिया ने कहा कि रूमर्स के हिसाब से वो सबसे गिरा हुआ इंसान है, लेकिन फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोली कि वो सब झूठ है क्योंकि वो क्लियरली एक काइंड इंसान है। और बस इसी के साथ कहानी में एक और अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट जुड़ गया। क्योसम अब सोचने लगा कि क्या वन आर्मर्ड सर्सर्स को हीरो की अली बनाना सही आइडिया है या नहीं, इसलिए उसने फिलहाल बस उसे ऑब्जर्व करने का फैसला किया। उसी रात मैंशन में हैम्पटन ने अपने मास्टर को बताया कि उसने सारे रिक्वायर्ड हर्ब्स इकट्ठा कर लिए हैं और वो तुरंत हाई टेरिटरी के लिए निकलने वाला है। उसके हिसाब से वो 3 दिनों में वहां पहुंच जाएगा। फिर उसने थोड़ा हिम्मत करके अपने मास्टर से पूछ लिया कि वो उस लड़की की मदद क्यों कर रहा है। लार्सन ने कैजुअली जवाब दिया कि कोई खास रीजन नहीं है, बस अगर उसके पास इलाज है और वो किसी बीमार को मरने से बचा सकता है तो उसे मरने देना काफी क्रूअल होगा। उसने ये भी कहा कि काइंडनेस दिखाने से उसका कुछ नुकसान नहीं हो रहा। ये सुनकर हैम्पटन ने उसे धन्यवाद दिया। उसके लिए ये बात बिल्कुल लॉजिकल थी कि मैटन फैमिली जैसे पावरफुल लोग कमजोरों की मदद करेंगे। अब उसके दिमाग में लार्सन की इमेज एक सच्चे लाइट की तरह बन गई जो इस हाउस को और ऊंचाइयों तक ले जाएगा। लेकिन उसे क्या पता, उसका एडमायर्ड मास्टर असल में होली ग्रेल ऑफ फायर पाने के लिए ये सब एक्ट कर रहा है। ऐसे ही 2 डेज गुजर गए। फिर एक दिन मैंशन में हील्स की आवाज गूंजने लगी और मेड्स डर के मारे साइड हो गईं। पर्जिया आ चुकी थी अपने छोटे भाई के नए खिलौने को देखने। थोड़ी देर बाद उसने कुछ नोटिस किया। उसे याद नहीं था कि फैमिली में इतना हैंडसम कोई है। तब हमारे हीरो ने कामली याद दिलाया कि वो उसका छोटा भाई है, 7th यंग मास्टर। पर्सिया फिर से इंट्रिग्ड हो गई क्योंकि ये बेंजामिन ऑफ द फैमिली सच में सरप्राइजेस का बॉक्स निकला। क्योसुंग मिन ने कैजुअली कहा कि वो कुछ छुपा नहीं रहा, सिवाय इसके कि वो इस दुनिया का ऑथर है। पर्शिया ने आगे बढ़कर उसका चेहरा पकड़ लिया और उसकी लुक्स की तारीफ करने लगी। उसे क्यूट और हैंडसम बताया। उस मोमेंट पर उस 9 साल के बच्चे को सच में लगा कि उसका दिल रुक जाएगा और उसका एडवांस्ड आयरन विल अपने आप एक्टिवेट हो गया। सिर्फ आई कांटेक्ट से ही उसका बॉडी डिफेंसिव मोड में चला गया। ये खुद में शॉकिंग था। पर्सिया ने मुस्कुराते हुए कहा कि अगर वो ऐसा ही हैंडसम रहा तो वो उसे खूब पैम्पर करेगी। लेकिन लार्सन ने तुरंत मना कर दिया क्योंकि उसे समझ आ गया था कि ये भी उसका एक टेस्ट है। उसने कहा कि वो चाहता है कि उसे सीरियसली लिया जाए और ये सुनकर पर्जिया को वो और भी क्यूट लगने लगा, इतना कि उसके हिसाब से वो एक परफेक्ट आर्ट पीस बन सकता था अगर उसका सिर अलग कर दिया जाए तो। ये सुनकर उसे अपना फ्यूचर याद आ गया और उसने उसे कहा कि ऐसे जोक्स ना करे। फिर पर्सिया ने कैजुअली कहा कि वो उसके नए टॉय को देखना चाहती है, जिससे लार्सन थोड़ा घबरा गया कि कहीं उसे लुडिया के बारे में पता तो नहीं चल गया। आखिर थर्ड सिस्टर होने के नाते वो किसी भी फायर मेज को अपने आसपास टॉलरेट नहीं करती और क्रिम्सन बुचर जैसी पावरफुल लड़की तो उसके लिए सीधी राइवल थी। और इसी वजह से उसने तुरंत ये फैसला कर लिया कि इस ऑकवर्ड मीटिंग को यहीं खत्म करना बेहतर होगा और अपनी बहन से साफ कह दिया कि वो लड़की उसकी है। आखिर वही था जिसने उसे फाइंड किया था, तो उसे किसी को दिखाने की कोई जरूरत नहीं थी। उसकी ये एटीट्यूड भरी बात सुनकर पर्जिया का मूड तुरंत खराब हो गया। उसका ऑरा ही इतना भारी था कि प्रोटैगनिस्ट के बॉडी ने खुद ब खुद एडवांस्ड आयरन विल एक्टिवेट कर दिया। पर्जिया को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया कि कोई ऐसा इंसान जो बस मैजिक कॉम्बैट टेक्निक्स में ही ठीक है उसके सामने झुक नहीं रहा। उसी वक्त उसकी हेवनली आई एक्टिवेट हुई और सिर्फ उसके माना का प्रेशर ही अपने छोटे भाई को ओवरवेल्म करने के लिए काफी था। फिर भी पावर गैप समझते हुए उसने उसे एक चांस देने का फैसला किया। उसने कहा कि वो उससे सिर्फ 1 फिंगर से फाइट करेगी और वही बेसिक मैजिक कॉम्बैट टेक्निक यूज करेगी जो उसने हाल ही में एक बुक से सीखी है, बस कुछ मिनट्स के लिए। इतनी टेम्पटिंग ऑफर थी कि मना करना मुश्किल था, तो हमारे हीरो ने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया और कहा कि वो अपनी पूरी ताकत लगाएगा। पर्जिया को अपने छोटे भाई की ये बोल्डनेस पसंद आई और उसने उस पर अपना फायर स्नेक छोड़ दिया। लेकिन हेवनली आई ने तुरंत रिवील कर दिया कि ये बस एक इल्यूजन है, इसलिए लार्सन सीधे आगे बढ़ा और उस स्नेक की इमेज पर पंच मार दिया। पर्सिया ये देखकर इम्प्रेस्ड हो गई कि सिर्फ 3 वीक्स में उसका भाई इतना इम्प्रूव कर गया है और उसने प्रॉमिस किया कि अगर वो जीत गया तो वो लुडिया को छोड़ देगी। साथ ही वार्निंग भी दी कि वो पूरी ताकत से लड़े, क्योंकि अगर वो बोर्ड हो गई तो फिर वो उसके नए टॉय के साथ खेल सकती है। अपनी ऑल पावरफुल सिस्टर के सामने खड़ा लार्सन अब पूरी तरह सीरियस था।
पर्शिया मन ही मन सोच रही थी कि ये लड़का जो फैमिली का ब्लैक शीप माना जाता है सरप्राइजिंगली एंटरटेनिंग है। तभी प्रोटैगनिस्ट उस पर अटैक करने के लिए झपटा, लेकिन उसके लिए वो अभी भी बहुत स्लो था। पर्शिया ने उसे सिर्फ एक उंगली से रोक दिया। सिचुएशन इतनी डेंजरस लग रही थी कि हीरो तुरंत पीछे हट गया। पर्शिया ने ये देखकर उसकी तारीफ की कि वो उसका अटैक सह पाया और कहा कि शायद वो इतना बेवकूफ भी नहीं है, कम से कम टेक्निक्स को सही यूज तो कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ लार्सन समझ गया कि जैसे जैसे फाइट आगे बढ़ेगी उसकी जीतने की चांसेस कम होती जाएंगी। दोनों के बीच का पावर गैप बहुत बड़ा था, कैजुअल फाइट का तो सवाल ही नहीं था। तभी उसका एडवांस्ड आयरन विल फिर से एक्टिवेट हुआ। उसे खुद शॉक लगा कि उसकी बहन की सिर्फ एक माना भरी उंगली ही इतना डैमेज कर सकती है। उसी वक्त उसकी माना कल्टीवेशन टेक्निक एक्टिवेट हुई, जिससे वो अपने माना को कंट्रोल करके काम कर पाया। उसने तुरंत मौका देखकर अपनी वेट यूटिलाइजेशन एबिलिटी एक्टिवेट की। इस बार उसने सीधा अपनी बड़ी बहन के लेग को टारगेट किया, तेजी से पकड़ लिया और बैलेंस बिगाड़ दिया। फिर बिना टाइम वेस्ट किए उसने उसे ट्रिप कर दिया और इससे पहले कि पर्शिया समझ पाती क्या हुआ, वो सीधा जमीन पर गिर चुकी थी। उस पल हमारे हीरो ने अपनी सारी माना मुट्ठी में इकट्ठा की और एक जोरदार वार करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही खून चारों तरफ छिटक गया वो खुद शॉक में जम गया। पर्शिया ने खुद को बचाने के लिए ऐसा सेल्फ डिफेंस मैजिक इस्तेमाल किया था जिसने उसकी हाथ की हर हड्डी तोड़ दी। उसने तुरंत समझ लिया था कि उसका भाई इसी मौके का इंतजार कर रहा था। जब उसने गार्ड नीचे किया था, उसने ये भी ताना मारा कि उसने एकदम बार्बरिक तरीके से चार्ज किया था, जैसे कोई जंगली लड़ाई हो रही हो। आखिर में पर्शिया ने साफ कहा कि उसे मैजिक कॉम्बैट टेक्निक्स बिल्कुल पसंद नहीं है। जब लार्सन ने पूछा कि क्या वो जीत गया, तो उसने एक सेकंड सोचा और फिर मान लिया कि हाँ, ये उसकी जीत है। लेकिन अगले ही पल उसने असली मैजिक इस्तेमाल करने का फैसला किया। अचानक प्रोटैगनिस्ट हवा में उठ गया और समझ पाता उससे पहले ही उसे जोर से दीवार पर दे मारा गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि उसके मुंह से खून निकल आया। पर्शिया ने वादा निभाते हुए कहा कि वो लुड़िया को छोड़ देगी, लेकिन साथ ही ये भी बोली कि उसका छोटा भाई अब दिन ब दिन इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। जैसा उसके शैडो ने कहा था, उस लड़के का बॉडी काफी मजबूत था, क्योंकि वो उसकी उंगली में भरी हुई इतनी डिस्ट्रक्टिव पावर भी सह गया। उसके लिमिट्स जानने के लिए उसने आखिरी बार थोड़ा और ताकत से उसे दीवार पर पटका और कंक्लूड किया कि अभी उसमें स्ट्रेंथ की कमी है। फिर कैजुअली उसे अलविदा कहकर चली गई। सबसे अजीब बात यह थी कि उसकी माना एब्जॉर्ब हो गई थी। पर्शिया जानती थी कि कुछ मेजर्स के पास मैजिक अब्जॉर्ब करने की एबिलिटी होती है, लेकिन उसके भाई में कुछ अलग ही था। उसने जानबूझकर उसे थोड़ी हीलिंग माना भी अब्जॉर्ब करने दी, सोचते हुए कि अगर वो इसे कंट्रोल करना सीख गया तो बहुत कुछ सीख सकता है। तभी शैडो सामने आया और बोला कि उसकी मास्टर अपने छोटे भाई को काफी पसंद करने लगी है, तभी तो गिफ्ट भी दिया। पर्शिया ने बस इतना कहा कि अगर वो इसे कंट्रोल नहीं कर पाया तो यही चीज उसकी बर्बादी बन जाएगी। दूसरी तरफ लार्सन खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। अब उसके पास सेल्फ रिकवरी टेक्निक आ चुकी थी और वो सोचने लगा कि हर बार पर्शिया से मिलने पर उसे कुछ नया मिल ही जाता है। उसी समय उसकी नई टेक्निक एक्टिवेट होने लगी। ये टेक्निक बहुत एनर्जी कंज्यूम करती थी, लेकिन उसकी कल्टीवेशन टेक्निक के साथ मिलकर कुछ नया अनलॉक कर रही थी। तभी सिस्टम ने बताया कि उसने बॉडी रिस्ट्रक्चरिंग हासिल कर लिया है और ये अपने आप एक्टिवेट भी हो गया। ये सुनकर वो घबरा गया। फिर असली हॉरर शुरू हुआ। बॉडी रिकंस्ट्रक्शन का दर्द इतना ज्यादा था कि वो अपनी सैनिटी बचाने की कोशिश करने लगा, क्योंकि ये पेन सहना ऑलमोस्ट नामुमकिन लग रहा था। लेकिन असली डर तो अभी बाकी था। अचानक उसके कान और मुंह से काला सा लिक्विड निकलने लगा और सीन पूरी तरह डरावना हो गया। उस पल जैसे ही सेल्फ रिकवरी एक्टिवेट हुआ, दर्द इतना बढ़ गया कि उसके होश टिक ही नहीं पाए। उस 9 साल के बच्चे के शरीर की हर हड्डी पागलों की तरह टूट रही थी और उसी स्पीड से दोबारा बन भी रही थी। सीन पूरा नाइटमेयर बन चुका था। तभी उसकी चीखें सुनकर मेड और छोटी लड़की दौड़ती हुई अंदर आई। पहले तो उन्हें लगा कि ये काला लिक्विड कोई पॉइजन है, लेकिन हीरा ने जल्दी समझ लिया कि ये पॉइजन नहीं हो सकता, ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। और जो काला धुआं निकल रहा था वो असल में शरीर के वेस्ट का फॉग था। बॉडी रिकंस्ट्रक्शन के असर से लार्सन का माना ऐसी स्पीड से बर्न हो रहा था कि समझ ही नहीं आ रहा था क्या करे। उसके पास इतना माना नहीं था कि वो टेक्निक को लगातार चला सके, और अगर बीच में रोक देता तो रिजल्ट बहुत ही खतरनाक हो सकता था। तभी अचानक उसने कुछ अजीब नोटिस किया। क्रिम्सन बुचर खुद अपनी पावर से उसकी मदद कर रही थी। जो प्योर माना वो अब अब्सॉर्ब कर रहा था वो क्रिम्सन फ्लेम था, वही पावर ऑफ प्यूरिफिकेशन जिसे उसने खुद अपनी नॉवेल में लिखा था।
लार्सन समझ गया कि लड़की ने ये डेस्पिरेशन में किया, उसे पता नहीं था कैसे मदद करे, लेकिन अननोइंगली उसने वही दे दिया जो उसे सबसे ज्यादा चाहिए था। और बस उसी पर लार्सन मार्टिन जैसे आग से दोबारा जन्म ले लिया। सब कुछ कंप्लीट हो चुका था। जैसे ही बॉडी रिकंस्ट्रक्शन खत्म हुआ, उसे अनप्रिडिक्टेबिलिटी का एक नया हिस्सा मिल गया। दोनों लड़कियां जो देख रही थीं, वो समझ ही नहीं पा रही थीं कि अभी क्या हुआ। लार्सन के अंदर छिपा हुआ एट्रीब्यूट हेवनली बॉडी जाग गया था और अब उसके पास अपनी मैजिक कॉम्बैट टेक्निक्स को और भी ज्यादा एनहांस करने की पोटेंशियल आ गई थी। इस तरह एक नया अपग्रेडेड लार्सन सामने आया। अब उसके पास हेवनली बॉडी था, वही रेयर एबिलिटी जो उसकी कहानी के ओरिजिनल हीरो को जन्म से मिली थी। और अगर ये एबिलिटी सोर्ड गॉड के साथ कंबाइन हो जाए तो यूजर को सोर्ड एम्परर जैसी पावर मिल सकती है, जैसे स्टोरी की शुरुआत में कसिन सादी को मिली थी। उस समय आधा नग्न खड़ा लार्सन ये सोच रहा था कि वो बार बार वही एबिलिटीज क्यों कलेक्ट कर रहा है जो उसने खुद अपने नॉवेल के हीरो के लिए बनाई थी। उसने तुरंत डिसाइड किया कि उसे हर हालत में अपनी पावर्स छुपाकर रखनी होंगी। बाद में जब लुडिया को पता चला कि उसके पिता ठीक हो गए हैं तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हीरा ने उसे एक लेटर दिया जो लार्सन ने लिखा था, जिसमें बताया गया था कि विलेजर्स की हालत अब बेहतर है और उन्होंने एपिडेमिक को हरा दिया है लार्सन की मदद से। ये पढ़कर लड़की की आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। केओस सुनुंग मिन, जो खुद भी खुश था कि उसने मदद की, अब उस लड़की को देख रहा था जो उसका एहसान चुकाना चाहती थी। आखिर उसने उसके गांव और उसके पिता दोनों को बचाया था, इसलिए लुडिया ने खुद को उसके पर्सनल कॉन्ट्रैक्टर ऑफ फायर के रूप में ऑफर कर दिया। ये वही स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट था जो ओरिजिनल स्टोरी में उसने कासांगसा के साथ किया था। फायर कॉन्ट्रैक्ट ट्राइब के लिए सबसे बड़ा वादा होता है। इसमें वो अपनी लॉयल्टी और अपनी पूरी पावर उस इंसान को सौंप देते हैं जिसके साथ वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। लार्सन को तुरंत समझ आ गया कि ये कॉन्ट्रैक्ट कहानी के मेन इवेंट्स को काफी बदल देगा, क्योंकि इसका मतलब था कि ओरिजिनल हीरो को उसका एक पावरफुल एलाई नहीं मिलेगा। लेकिन सच कहें तो उसे इसकी जरा भी परवाह नहीं थी। उसे बस अपनी सेफ्टी चाहिए थी और 17 की उम्र तक कैसिन से दूर रहना था। इसीलिए जब उसने शांत तरीके से लुडिया का ऑफर एक्सेप्ट किया तो लड़की के चेहरे पर एक खुश मुस्कान आ गई। फिर डेनुडिया ने ओथ शुरू किया। लार्सन ये सब देखकर थोड़ा कंफ्यूज था, क्योंकि वो पहली बार कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फायर को सामने होते देख रहा था। तभी अचानक उसकी हेवनली आई एक्टिवेट हो गई और उसने कॉन्ट्रैक्ट को एनालाइज करना शुरू कर दिया। उसने रिवील किया कि कॉन्ट्रैक्टर बनने पर उसे बजर्क रिस्ट्रेंट की अथॉरिटी मिलेगी। ओरिजिनल स्टोरी में लुडिया को सिंपल माइंडेड लिखा गया था और गुस्से में वो खतरनाक रैम्पेज पर चली जाती। ये सुनते ही लार्सन डर गया, क्योंकि अगर उसने ये पावर इस्तेमाल की तो उसका मतलब हो सकता था उस छोटी लड़की की मौत। ये समझते ही उसने तुरंत लुडिया को ओथ पूरा करने से रोक दिया। लड़की थोड़ा कंफ्यूज्ड हो गई, क्योंकि उसके पिता हमेशा उसे ये ओथ लेने के लिए इनकरेज करते थे। तब लार्सन ने उससे इसके बेनिफिट्स पूछे। अब मजेदार बात ये थी कि लुडिया खुद ही स्ट्रगल करने लगी ये याद करने में कि उसके लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉमिस के फायदे क्या हैं। थोड़ा फनी भी था, थोड़ा दुखद भी। तब लार्सन ने खुद समझाया कि कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने के बाद उसे अपनी जान भी उसके लिए देनी पड़ सकती है। लेकिन लुडिया को इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं दिखी। उसके हिसाब से उसके लिए मरना तो ऑसम था। यह सुनकर लार्सन का दिमाग घूम गया। उसने समझाया कि अगर वो कभी अनकंट्रोलेबल रैम्पेज में चली गई तो कॉन्ट्रैक्टर होने के नाते उसे रोकने का एक ही तरीका होगा, उसे मारना। लेकिन लुडिया ने फिर भी कैजुअली कहा कि उसके लिए मरना उसे मार्टर बना देगा। अब लार्सन को पूरी तरह समझ आ गया कि वो एक इनोसेंट लेकिन थोड़ी काफी ज्यादा सिंपल दिमाग वाली लड़की से डील कर रहा है। जितना वो उसे सुन रहा था उतना उसे लग रहा था कि उसके ब्रेन सेल्स कम हो रहे हैं। आखिर में उसके अंदर का एडल्ट दिमाग जागा और उसने कहा कि वो अभी सिर्फ 9 साल का है और इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए बहुत छोटा है। लुडिया ने आर्ग्यू किया कि उसके ट्राइब में एज सिर्फ एक नंबर है। तब लार्सन ने उसे याद दिलाया कि वो फायर ट्राइब से नहीं है। पहले तो लड़की को लगा कि वो उसकी काइंडनेस रिजेक्ट कर रहा है, लेकिन उसने जल्दी से क्लेरिफाई किया कि वो बस इस कॉन्ट्रैक्ट को थोड़ा पोस्टपोन करना चाहता है जब तक दोनों थोड़े बड़े नहीं हो जाते। और इस तरह क्रिम्सन बुचर को इंतजार करना पड़ा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फायर वहीं कैंसिल हो गया। फिर अचानक लुडिया ने अपने पिता की बातों के आधार पर उसकी खूब तारीफ करनी शुरू कर दी। उसने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फायर बहुत सेक्रेड होता है, इसलिए सही कॉन्ट्रैक्टर चुनना जरूरी है। उसके पिता के मुताबिक कोई भी उसे कॉन्ट्रैक्टर बनाना चाहेगा क्योंकि वो थोड़ी नाइव है
लेकिन सिर्फ एक अच्छा इंसान ही सही वजह से इस कॉन्ट्रैक्ट को ठुकराएगा। तभी उसे एहसास हुआ कि अगर उसे कभी कोई ऐसा इंसान मिले जिस पर वो सच में भरोसा कर सके तो उसे कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कुछ समय बाद उस लड़की को चॉकलेट्स से इंट्रोड्यूस कराया गया और जैसे ही उसने अपने पिता को बचाने और उसे खाना खिलाने के लिए यंग मास्टर को धन्यवाद देना शुरू किया, लार्सन ने उसे उसके प्रॉमिस की याद दिला दी। क्रिम्सन बुचर तो लगभग भूल ही गई थी। लार्सन को पूरा यकीन था कि वो वैल्यूएबल आइटम वही होली ग्रेल ऑफ फायर है जिसे उसका ट्राइब प्रोटेक्ट करता है। वो लेजेंडरी आर्टिफैक्ट ड्रैगन माउंटेन में एक पत्थर की कब्र के अंदर छिपा हुआ था जिसे सिर्फ फायर ट्राइब के लोग ही एक्टिवेट कर सकते थे। तब लुडिया ने बताया कि उसके इलाके के पास कोई पावरफुल चीज है। लार्सन ने कैजुअली उसका नाम पूछा, बस कंफर्म करने के लिए। लेकिन जब लड़की ने कहा कि उसे उसका नाम ही नहीं पता तो अंदर से ओंथर साहब पूरी तरह स्टन्ड रह गए। मतलब उन्होंने खुद ही एक टोटल इडियट बना दिया था। अब उसने सोचा कि हेवनली आई का इस्तेमाल करके खुद ही पता लगाना पड़ेगा। पता चला कि ग्रेल ऑफ फायर हर साल फायर फ्लावर वाटर बनाता है जो माइंड और स्पिरिट की सारी इम्प्यूरिटीज साफ कर सकता है। सीधी बात, सर्वाइवल के लिए ये परफेक्ट था। इससे उसे माइंड कंट्रोल और हर तरह के पॉइजन से इम्यूनिटी मिल सकती थी। सिस्टम ने कहा कि ये सब उसकी डेटाबेस के हिसाब से है, लेकिन हमारे हीरो ने इस छोटी डिटेल को फिलहाल इग्नोर किया और तुरंत हाई एंड टेरिटरी जाने का फैसला कर लिया। हीरा ने पूछा कि क्या उसे एस्कॉर्ट बुलाना चाहिए। तभी उसे याद आया नोबल फैमिली के सारे बच्चों को, चाहे वो कितने भी इग्नोर्ड क्यों ना हो, बाहर जाते समय एक गार्डियन मेज साथ रखना जरूरी होता है। अब प्रॉब्लम ये थी कि उसे ऐसा रीजन देना था जिससे शक भी ना हो और काम भी हो जाए। झूठ बोलना ऑप्शन नहीं था क्योंकि उसके पीछे 7th सर्कल मैज निगरानी कर सकता था। ऊपर से सारे एस्कॉर्ट्स पहले ही उसके सिबलिंग्स के लॉयल थे क्योंकि सक्सेशन जीतने के लिए हर किसी को स्ट्रॉन्ग सपोर्टर्स चाहिए होते हैं। लार्सन कुछ देर सोचता रहा कि अपने गोल को सीक्रेट रखे या ओपनली परस्यू करे और ग्रेल खोने का रिस्क ले, और आखिर उसने डिसीजन ले लिया। थोड़ी देर बाद गार्डियन मेज जैफिल को बुलाया गया जो खुद काफी सरप्राइज था। वो आदमी जो 7th यंग मास्टर से नफरत करता था अब उसी का एस्कॉर्ट बनने वाला था। जब लार्सन 6 साल का था तब ओरिजिनल वाले ने उसे सिर्फ एक वॉचडॉग कहा था और उससे झुकने तक को कहा था। इतनी एरोगेंस थी उसमें। हमारे करंट प्रोटैगनिस्ट को ये सब मेमोरीज याद थी और उसे लगा कि ये पहले वाली मूव बहुत खराब थी क्योंकि एस्कॉर्ट्स खुद पावरफुल मेजेस होते हैं। जब उससे हायरॉन जाने का रीजन पूछा गया तो उसने हायरा से कहा कि बस सबको बता दे कि वो प्ले डेट पे जा रहा है वहां के फेमस चॉकलेट्स टेस्ट करने। हीरा को लगा ये एक्सक्यूज काम नहीं करेगा, लेकिन सरप्राइजिंगली ये बिना किसी इश्यू के पास भी हो गया। उस दिन बाद में जैफिल आखिरकार ऑटम मैंशन पहुंच गया। बैल्कनी पर खड़ा एक इंसान उसका इंतजार कर रहा था और जैसे ही उसने देखा कि वो खुद यंग मास्टर है, उसने बड़ी मुश्किल से अपना गुस्सा कंट्रोल किया। आमने सामने आते ही मैज ने कहा कि पिछले 3 इयर्स में वो काफी बदल गया लगता है। लार्सन तुरंत समझ गया कि जैफिल जानना चाहता है कि उसे ही गार्डियन मैज क्यों चुना गया। साफ था कि वो अभी तक उस इंसल्ट को नहीं भूला था जब छोटे बच्चे ने उसे वॉचडॉग कहा था। तब प्रोटैगनिस्ट ने बिना झिझक कहा कि हर वॉचडॉग का काम अपने मालिक की रक्षा करना ही होता है, और ये सुनकर मैज अंदर से जल उठा। लार्सन जानता था कि सिंपल अपॉलॉजी से ये मामला ठीक नहीं होगा, इसलिए उसने सीधा साया पॉइंट रखा कि जैफिल इतना लॉयल तो है कि उसे बिट्रे नहीं करेगा। ये सुनकर मेज थोड़ा कंफ्यूज्ड हो गया और पूछ बैठा कि क्या यंग मास्टर उस पर भरोसा करता है। लार्सन ने साफ कहा कि पूरी तरह नहीं। वो जाफेल पर एक इंसान के तौर पर भरोसा नहीं करता, लेकिन एक एम्बिशियस एस्कॉर्ट के रूप में जरूर करता है। उसने बताया कि जैफेल की असली पहचान उसकी ग्रीड और एम्बिशन है और फ्यूचर में वो अपने फायदे के लिए 4th यंग मास्टर को छोड़कर 2nd सिस्टर का साथ देगा। ये सुनकर मेज पूरी तरह शॉक्ड रह गया। उसने तुरंत इन आरोपों को डिनाई किया और यहीं वो फंस भी गया। 9 साल के इस बच्चे ने फिर कामली कहा कि एक एस्कॉर्ट को अपने मास्टर की रक्षा करने के लिए ज्यादा रीजंस की जरूरत नहीं होती, और उसने अपने फैमिली नेम का इस्तेमाल करके उसे इनडायरेक्टली बांध लिया। जैफिल अब पूरी तरह हैरान था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये वही पुराना डेलिंक्वेंट लड़का है। उसने रूमर्स भी सुने थे कि उसने 6th यंग मास्टर को हराया और खुद ही 1st सर्कल अवेकन किया, लेकिन असली शौक ये था कि उसके 1st सर्कल में एक नॉर्मल 2nd सर्कल से भी ज्यादा माना था। यहाँ तक कि 2nd सिस्टर के पास भी इतना स्ट्रॉन्ग 1st रिंग नहीं था। ये सब देखकर मेज के मन में शक और बढ़ गया और उसने तय किया कि वो इस लड़के पर नजर रखेगा। कुछ देर बाद सफर के दौरान क्रिम्सन बुचर अपने पिता से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड थी।
आखिरकार सब ह्यून पहुंच गए। फायर ट्राइब कभी इतनी पावरफुल थी कि पूरा एंशिएंट कॉन्टिनेंट जीत सकती थी, लेकिन उनके डेटी फीनिक्स के कमजोर पड़ते ही वो जल्दी गिर गए। ये जगह किसी छोटे कंट्री साइड जैसी लग रही थी। लूदिया ने गहरी सांस ली और जोर से अपने पिता को पुकारा, इतनी जोर से कि यंग मास्टर को भी लगा, भाई वॉल्यूम थोड़ा कम कर लो। तभी हैम्पटन उन्हें वेलकम करने आया और लूडिया ने तुरंत अपने पिता के बारे में पूछा। जैसे ही उसे पता चला कि उसके पिता घर के अंदर हैं, वो बिना रुके दौड़ पड़ी उनसे मिलने। हैम्पटन भी उसके पीछे चला गया। वहीं दूसरी तरफ जैफेल के मन में अजीब सा डाउट अभी भी बना हुआ था। कुछ तो गड़बड़ जरूर थी। लार्सन को अच्छी तरह पता था कि जाफेल अपने ही सिबलिंग्स में से किसी एक को बेट्रे करने का सोच रहा है, वो भी दूसरे के लिए, जबकि उसने ये प्लान कभी किसी को बताया भी नहीं था। उधर पिता और बेटी आखिरकार मिल गए। मिलते ही दोनों ने यंग नोबल को उसकी मदद के लिए दिल से धन्यवाद दिया। जैफेल ने लड़की को ध्यान से ऑब्जर्व किया और शॉक रह गया, क्योंकि एक 9 साल की बच्ची के लिए उसका माना लेवल बिल्कुल एबनॉर्मल था। और तो और पिता और बेटी दोनों उस डिलिंक्वेंट यंग मास्टर को एक काइंड इंसान बता रहे थे और उसका एहसान चुकाना चाहते थे। आसपास के विलेजर्स भी उसे ग्रेटिट्यूड से देख रहे थे। ये सब देखकर जाफेल सोच में पड़ गया कि इस लड़के ने आखिर किया क्या है, लेकिन फिर उसने खुद को समझाया कि ये जरूरी नहीं है। फिर भी उसके दिमाग में लार्सन को लेकर सवाल बढ़ते जा रहे थे। तभी अचानक क्रिम्सन बुचर ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने गिफ्ट की जगह पर ले गई। थोड़ी देर बाद जब वो लोग वहां पहुंचे तो जैफेल को कुछ अजीब लगा, क्योंकि वहां बस एक पत्थर की कब्र थी। लुडिया ने तुरंत एक एंशिएंट स्पेल चंट करना शुरू किया और देखते ही देखते वो पत्थर हिलने लगा। कब्र खुली और उसके अंदर से एक लेजेंडरी आर्टिफैक्ट बाहर आया। उसे देखते ही एस्कॉर्ट्स का ध्यान खिंच गया, क्योंकि उस अननोन आइटम में पावरफुल फायर मैजिक भरा हुआ था। बस कुछ सेकंड उसे देखकर ही जैफेल समझ गया कि लार्सन चॉकलेट्स खाने के लिए यहाँ नहीं आया था, साफ झूठ बोला गया था। दूसरी तरफ लार्सन खुद भी उस आर्टिफैक्ट को देखकर स्टन्ड था, लेकिन तभी उसकी हेवनली आई ने कुछ रिवील किया। अनप्रेडिक्टेबिलिटी का एक नया हिस्सा। सिस्टम के अनुसार सिर्फ वही इंसान इस आर्टिफैक्ट का वाटर सेफली पी सकता है जिसने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फायर किया हो, वरना सीधा दर्दनाक मौत। ये जानकर उसके होश उड़ गए। अगर उसने गलती की तो यही चीज उसकी एंड बन सकती थी। उसी पल उसे समझ आया कि उसे तुरंत कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा। तभी सिस्टम ने एक और वार्निंग दी, जितनी देर फायर फ्लो वाटर बाहर हवा में रहेगा उसकी पावर उतनी कम होती जाएगी। मतलब जितना वो हेजिटेट करेगा उतनी ही ताकत खत्म होती जाएगी। लेकिन अगर वो अभी लूडिया जैसी सिंपल लड़की के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसे कंट्रोल में रखना पड़ेगा। और ये काम खुद कैसिन जैसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के लिए भी आसान नहीं था। फिर भी ये मौका इतना बड़ा था कि छोड़ना बेवकूफी होती। आखिर वो इस दुनिया का क्रिएटर था, तो उसने वही किया जो लॉजिकली सही लगा और क्रिम्सन बटर के साथ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फायर करने का फैसला कर लिया। ये सुनकर लूडिया खुश हो गई। लार्सन ने जल्दी करने को कहा और दोनों ने तुरंत कॉन्ट्रैक्ट पूरा किया। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट हुआ, वो साधारण सा दिखने वाला टूटा फूटा कप अचानक बदलकर एक चमकता हुआ गोल्डन प्रेशियस आर्टिफैक्ट बन गया। ये देखकर जैफेल पूरी तरह हैरान रह गया। उसे अब समझ आ गया था कि ये कोई सिंपल प्लेडेट नहीं, बल्कि एक परफेक्टली प्लान्ड क्वेस्ट थी। लूदिया से निकल रही फायर माना की प्योरिटी और स्ट्रेंथ देखकर वो उसे पर्शिया से कंपेयर करने लगा। अब उसे पूरा यकीन हो गया था कि लार्सन के बारे में जो कुछ भी वो जानता था वो सब झूठ था। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फायर आखिरकार पूरा हो चुका था और अब हमारा हीरो हमेशा के लिए क्रिम्सन बुचर से जुड़ चुका था, जिससे कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आ गया। एक पल के लिए उसने अपने शरीर में फायर माना का जबरदस्त सर्ज महसूस किया और फिर वो अचानक गायब हो गया, जैसे आर्टिफैक्ट ने खुद इस कॉन्ट्रैक्ट को विटनेस करके अपनी शक्ति दे दी हो।